हम इस तरीके से चीजों को समझेंगे कि पहली बात तो डाउट आने का चांस नहीं बनता। कोई मिल गया का जादू आपने देखा, आप तो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हो, आप जानवरों की तरह खाना भी खा रहे हो, तो अब हम किस ग्रुप में डालें? खाने की बात करें तो इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, खाना खुद बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल यूग्लिना, वी विल स्टडी दैट, एंड कुछ हेटेरोट्रॉफिक है, ये टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, इनके टेंटिकल्स में पॉइजन हो, पोमैटो, पोटैटो, टोमेटो, पोमैटो बन, तो ये कटते जाते और जो जो इनके पीसेस कटते हैं वो नया नया सेल बना ले। सो वी विल नॉट टेक रिस्क एंड वी विल रिवाइज दिस। हेलो माय क्यूट लिटिल निंजास, वेलकम टू आईसीएसई वाला, वेलकम टू फोर्थ सीरीज। तो जो फोर्थ सीरीज है वो क्लास 9th के बच्चों के लिए है, एंड माय नेम इज उपासना, योर बायोलॉजी मेंटोर। एंड आज इस मैराथन के अंदर दिस इज बेसिकली पार्ट 2। हम पहले के 6-7 चैप्टर कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में। एक लास्ट लेक्चर है आपका विच इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके लिए हमने बनाया है पार्ट 2। तो मेक श्योर कि आप पहले तो पार्ट 1 देखें फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, एंड दिस इज फॉर 1 सिंगल चैप्टर दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर के लिए हमने ये मैराथन रखा है। लेक्चर रिकॉर्डेड है, मैं आपका कंसर्न समझती हूँ कि आपको कुछ डाउट्स आएंगे, बट डू नॉट वरी, हम इस तरीके से चीज़ों को समझेंगे कि पहली बात तो डाउट आने का चांस नहीं बनता, और अगर डाउट आता भी है तो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लर्न करने की होती हैं, इसके अंदर लर्न करना पड़ता है, बट दिस इज द बेसिक चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को जब समझ लेंगे तो आप इसको लर्न आसानी से कर लोगे। देखो, हमें बेसिकली इस चैप्टर के अंदर क्लासिफाई करना है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो आप उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद करते हो बेसिकली कि एनिमल्स कैसे दिखते हैं, अलग अलग तरीके के एनिमल है तो उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो लिस्ट तो आपको याद करनी पड़ेगी, बट वो आसान हो जाएगा जब आपको समझ आ जाएंगे कि किस बेस पर हमको उनको क्लासिफाई कर रहे हैं। आपके दिमाग में पिक्चर्स बननी चाहिए, आप उनको देखकर क्लासिफाई कर सको कि हाँ इनके पास हेयर है, ये मूव कर सकते हैं, इनके अंदर सिमेट्री किस तरीके से है। एंड सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं करनी है, यहाँ पर 5 किंगडम्स की बात हो रही है। सो एज पर आईसीएसई सिलेबस वी आर गोइंग टू कवर दिस चैप्टर, सो आई होप यू विल लाइक इट, ठीक है। एंड जरूर नीचे कमेंट्स में अपने लिए लिखना निंजा OP, because you guys are my ninjas and you are always OP, ठीक है। So this is for you guys जो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन करेंगे। हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर, तो हाईलाइट मतलब अगेन आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल, डू नॉट वरी, बट जैसे कि मैंने कहा आप एक बार समझ के बुक में से रीड करोगे तो आपको एक एक टर्म समझ आएगी, मीनिंग जरूर पता होना चाहिए। गॉट इट। सबसे पहले टैक्सोनॉमी क्या होता है बेटा, ये जो चैप्टर है ये टैक्सोनॉमी कहलाता है। जैसे देखो, आप कोई मिल गया का जादू आपने देखा है, कोई मूवी है एक कोई मिल गया, ठीक है, उसमें एक एलियन होता है जादू, एंड वो एलियन है, दूसरे किसी ग्रह की स्पीशीज है, हमने कभी उसको देखा नहीं ना, वो किसी जानवर जैसा दिख रहा है ना, हम उसको पहचानते नहीं है, पहली बार हम उसको देख रहे हैं। तो आपके सामने भी कोई ऐसी स्पीशीज आ जाए जिसको कभी किसी ने नहीं देखा एंड वो एलियन है, और मैं उसको बोलूं कि मैं आपको बोलूं कि आप इसको किस ग्रुप में डालोगे, आप इसको मैमल्स के साथ जोड़ने वाले हो या फिर आप इसको वर्म्स वाली कैटेगरी में डालने वाले हो। कुछ कैरेक्टर्स आपके दिमाग में रन करेंगे कि मैम ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, अपना खाना नहीं बना सकता, तो हम इसको एनिमल्स में डाल सकते हैं, ये मूव भी कर सकता है ना, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी ना। इसी को टैक्सोनॉमी बोलते हैं कि जब हम आइडेंटिफाई करें, सबसे पहले तो पहचाने कि जानवर है कैसा, ऑर्गेनिज्म है कैसा, हो सकता है कोई नया प्लांट आपके सामने आ जाए, है ना, या कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए जो कभी पहले दुनिया में नहीं मिला था और अब अचानक से उसकी डिस्कवरी हो गई, जैसे कि ज़ोंबी वायरस हमें रिसेंटली मिला है, तो साइंटिस्ट को पता चल गया ना दैट इट इज अ वायरस, क्योंकि ये बहुत टाइम तक स्नो में इनएक्टिव पड़ा हुआ था। रिसेंटली इट इज डिस्कवर्ड कि हाँ इस तरीके का वायरस है और ये वायरस वाली प्रॉपर्टीज शो करता है, तो रिसर्च के बाद ही पता चला ना। आप सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करोगे, जादू आ गया सामने, आप आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद उसको क्लासिफाई करोगे यानी कि ग्रुप में डालोगे, है ना, देन उसकी नेमिंग करोगे, इसी को हम टुगेदर वी कॉल इट टैक्सोनॉमी। क्लियर है। नाउ क्लासिफिकेशन करने की कोशिश सबसे पहले एरिस्टोटल ने करी थी। देखो, एक इस टाइम की बात कर रहे हैं जब लोग ज़्यादा सोचते ही नहीं थे साइंस के बारे में, वो बस अपना लाइफ स्पेंड कर रहे थे, बट कुछ साइंटिस्ट निकल के आए। देयर वाज दिस साइंटिस्ट एरिस्टोटल, उन्होंने बोला कि मैं 2 तरीके से ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकता हूँ, प्लांट्स और एनिमल्स, एक्वेटिक
एंड टेरेस्ट्रियल भी एक टाइप का डिवीजन आया था कि उन्होंने बोला पानी में रहने वाले जानवर और धरती पे रहने वाले जानवर। सो कार्ल लिनियस ने क्या बोला कि चलो मैं दो ग्रुप्स बना देता हूँ। इन्होंने कहा कि एक प्लांट का ग्रुप बना दो और एक एनिमल का ग्रुप बना दो। तो ठीक है भाई, प्लांट और एनिमल एक बढ़िया, बोल सकते हैं कि हाँ एक बढ़िया ग्रुप बन चुका है, प्लांट्स और एनिमल्स, हाँ ठीक है भैया। बट अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? बैक्टीरियाज डिस्कवर हो रहे थे, बैक्टीरियाज के बारे में पता चल रहा था। अब बैक्टीरिया को किस में डालेंगे, प्लांट में डालें या एनिमल में डालें? कार्ल लिनियस ने बेसिस क्या रखा प्लांट्स और एनिमल्स का कि भाई ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं और ये नहीं कर सकते हैं। इस बेसिस पर दो ग्रुप्स बना दिए। बट व्हाट अबाउट बैक्टीरिया? बैक्टीरिया ना ही प्लांट जैसा है ना ही एनिमल जैसा है ना? सो बैक्टीरिया कैन नॉट बी कॉल्ड एज प्लांट्स बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड सम ऑफ देम इवन पोजेस फ्लैजिला। तो बेसिकली डिफरेंसेस है भाई, है ना, डिफरेंसेस है और ये दो किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं चल सकता। उसके बाद कुछ और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि यूग्लिना। यूग्लिना को किस में डालेंगे अब हम? यूग्लिना भी प्लांट और एनिमल जैसा नहीं है, इट इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही अलग है। जैसे कि इसको आप प्लांट नहीं बोल सकते ना ही एनिमल बोल सकते हैं। They have chloroplasts like plants and a cell mouth to feed. एनिमल वाली क्या हरकत करी इसने? इसके पास मुंह है जिससे खाना खा सकता है। एंड प्लांट वाली क्या हरकत करी इसने कि इसके पास बेसिकली फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट है। तो अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि भाई आप तो मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हो, आप तो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हो, आप जानवरों की तरह खाना भी खा रहे हो, तो अब हम किस ग्रुप में डालें? ये सारे ड्रॉबैक्स हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन की कि भाई दो किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत नहीं है, हमें और ग्रुप्स की जरूरत है। यहाँ पर फंगस की बात करें, फंजाई की बात करें, तो प्लांट्स की तरह इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, ना ही रूट स्टेम लीफ है और ना ही एनिमल की तरह ये मूव कर सकते हैं। तो एनिमल वाले फीचर्स भी नहीं थे इसके अंदर। सो इतना तो पता चल गया दैट टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज नॉट इनफ। ये तीन एग्जाम्पल तो तुम्हारे सामने है, और भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स होंगे विच इज नॉट इनफ। दो किंगडम क्लासिफिकेशन इज नॉट इनफ। गॉट इट? सो नाउ वी विल क्लासिफाई इट। हम इसको और ग्रुप्स में बांटने वाले हैं। कौन आए? बाद में आए आर.एच. व्हिटेकर। इन्होंने 5 किंगडम्स बना दिए। किंगडम्स आप ऐसे इमेजिन करो कि ये सबसे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं कि सबसे पहले अगर आपके पास कोई एलियन आता है तो आप इन 5 किंगडम्स में से उसको डालने वाले हो। इन्हीं 5 में से आप चूज करोगे। कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया, ये 5 किंगडम कौन लेकर आए थे? आर.एच. व्हिटेकर। 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि ये ना डायरेक्ट नहीं आया। 2 से हम तो सीधा 5 पर आ गए। आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे कि पहले 3 किंगडम आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, और अब तो 6 डोमेन्स भी आ गए हैं। बट वी विल स्टिक टू द सिलेबस कि भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर। क्लियर है? नाउ आर.एच. व्हिटेकर ने कुछ तो बेसिस रखा होगा, ऐसे थोड़ी उन्होंने ग्रुप्स बना दी। उन्होंने समझाया कि देखो मैंने क्या किया है। मुझे लगा मोनेरा जो सबसे पहला किंगडम है, ये टेबल एक समरी है। धीरे धीरे इसमें कुछ बातें आपको समझ आएंगी, मैं कुछ बेसिक बातें इसमें बताऊंगी, बट चैप्टर के एंड तक ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। पहला किंगडम क्या है यहाँ पर बेटा? मोनेरा के अंदर आर.एच. व्हिटेकर ने सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को डाला। यूनिसेल्युलर यानी कि एक सेल वाले, बट वो कौन से थे? प्रोकैरियोटिक थे। जिन बच्चों को प्रोकैरियोटिक का मतलब नहीं पता है तो सेल चैप्टर फिर से पढ़ लेना। प्रोकैरियोटिक मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस दे हैव अ न्यूक्लियोइड रीजन। ना ही इनके पास सेल ऑर्गेनील्स होती हैं। ये बहुत ही पुराने सेल्स हैं, मतलब जब अर्थ फॉर्म हो रही होगी, अर्थ पे लाइफ फॉर्म हो रही होगी, तो सबसे पहले ये वाले सेल निकल कर आए। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। हमारी अर्थ पे अगर सेल के नाम पे सबसे पहले कुछ आया था तो बैक्टीरियाज आए थे, राइट? तो मोनेरा ग्रुप में इन्होंने कहा कि देखो मैं काम कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक को अलग कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बाकी सारे जो अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स बने वो यूकैरियोटिक हैं। दे हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस, बट ये जो अलग से कैटेगरी है ना प्रोकैरियोटिक वाली, इनका मैंने अलग से किंगडम बना दिया, दैट इज मोनेरा। ठीक है, तो यहां से ये बहुत ही इजी हो जाएगा, ये प्रोकैरियोटिक है। उसके बाद के सारे किंगडम देख लो तुम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया, सारे के सारे यूकैरियोटिक दिख रहे हैं। तो सेल टाइप क्लियर हो गया, यहीं पर क्लियर हो गया सेल टाइप। आगे देखो, न्यूक्लियर एनवेलप लिखा हुआ है, बेसिकली ये इसी पर बेस्ड है। क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट था तो प्रोकैरियोटिक बोल रहे हैं, बाकी में न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट था तो सारे के सारे यूकैरियोटिक हो गए। क्लियर हो गई इतनी बात? अब सेल वॉल की अगर हम बात करें, सेल वॉल किसके पास है?
सेल वॉल किसके पास होती है? प्लांट सेल के पास होती है ना। एंड सेल्यूलोज किसकी? बेसिकली सेल वॉल जो है वो अलग अलग केमिकल से मिलकर बनी हुई है ना। यहां लिख दूं, अलग से लिख दूं मैं इसको, ये भी आपको पता होना चाहिए, बायो के बच्चे हैं, हमें सारी बातें पता होनी चाहिए। देखो बेटा, सेल वॉल इज एक्चुअली outermost layer, outermost membrane किस किस के अंदर? हमारे अंदर तो नहीं है, देखो एनिमल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, बट इन बैक्टीरियाज देयर इज सेल वॉल। बैक्टीरियाज के पास भी सेल वॉल है, बट किससे मिलकर बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन। 1 मार्क क्वेश्चन, किससे मिलकर बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है। फंगस जो अभी आगे हम किंगडम पढ़ेंगे, उनके पास भी सेल वॉल है, और उनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी है? काइटिन। ठीक है। और फिर लास्ट में तो आ जाते हैं हमारे प्लांट्स के पास सेल वॉल है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये लास्ट वाला तो सबको याद होगा, पहले वाले दो आप अभी एक बार याद कर सकते हो, दैट बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, और फंगस के पास किसकी बनी हुई है? काइटिन की बनी हुई है। सेल वॉल किस लिए होती है? सेल के पास सेल वॉल क्यों है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। जो सेल अपने आप को सर्वाइव नहीं करा पा रहे हैं हार्श एनवायरनमेंट में, उनको सर्वाइवल के लिए, उनकी सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए उनके पास ये सेल वॉल है। तो अगर मैं यहाँ सेल वॉल की बात करूं तो बेटा मोनेरा के पास नॉन सेल्यूलोज है, और नॉन सेल्यूलोज के आगे आप पेप्टिडोग्लाइकन भी लिख सकते हो, हैज पेप्टिडोग्लाइकन। प्रोटिस्टा के अंदर अगर हम बात करें, इन एक्चुअली प्रोटिस्टा बहुत बड़ा किंगडम है, तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जिनके पास सेल वॉल होगी और कईयों के पास नहीं होगी। फंगस की बात करें, इनके पास काइटिन है। प्लांटेई की बात करें तो सेल्यूलोज और पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे हमने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है ना कार्बोहाइड्रेट, समझ आना। टिश्यू चैप्टर में पढ़ा है ना, सुब्रिन होता है, लिग्निन होता है। व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो सेल्यूलोज की फैमिली की सारी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट की फैमिली की सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर हमने अलग से नाम लिस्ट बनाने की जगह क्या लिख दिया भाई? सेल्यूलोज तो होता ही होता है मेजरली, और पॉलीसेक्राइड्स लिख दिया। ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड्स आर नथिंग बट अ कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप। ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ, एनिमल्स के पास सेल वॉल एब्सेंट है, इसको मत भूलना, ऑलवेज एब्सेंट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, भाई खाना कैसे खाते हैं? सारे ऑर्गेनिजम्स के पास हमने 2 मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखे कि भाई तुम खाना कैसे खाते हो। तो आपके सामने कोई प्लांट है तो तुम क्या देखोगे? वो खड़ा है बिल्कुल जंगल में, सनलाइट से ही अपना खाना बना रहा है ना, धूप लेता है, उसके पास क्लोरोफिल होता है और वो अपना खाना खुद बना लेता है। हम खड़े हो जाएं धूप में, सनलाइट खाना बना ले, हम टैन होकर आ जाएंगे और कुछ नहीं होगा, है ना। सो वी कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, हम फोटो को यानी लाइट को यूज करके खाना नहीं बना सकते हैं। सो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो मीन्स अदर, ठीक है, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, तो हम दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं अपने खाने के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें ग्रीन प्लांट्स की जिनके पास क्लोरोफिल है, एंड कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जिनके पास जो केमिकल्स को यूज करके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है। एंड देयर इज दिस साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है। सो एक्सेप्शंस आर देयर, बट हाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 रहेगा। अपने आप खाना बना लिया लाइक ग्रीन प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और अगर दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं हमारी तरह तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देख ले, इसकी लिस्ट बना ले भाई, कौन से किस में होंगे। यहां पर आओ, बैक्टीरियाज, क्या सारे बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना लेते हैं? नहीं बेटा, फोटोसिंथेसिस तो ग्रीन प्लांट करते हैं। तो सीधा प्लांटेई पे आओ, प्लांटेई वाली टेबल देखो, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ से ही, राइट, क्लियर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट मोनेरा, अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे तो हेट्रोट्रॉफ। बट जैसे कि मैंने बताया दैट देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज है जो केमिकल्स को यूज करके भैया खाना बना रहे हैं, तो ऑटोट्रॉफिक हो गए ना, खाना खुद बना रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया मैंने बोला अपना खाना खुद बना लेती है, तो भी इसलिए यहां पर लिखा है ऑटोट्रॉफ्स। तो यहां सम ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स लिख सकते हैं। यस। इसके बाद आओ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है बेटा? इसमें भी सेम है, कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगी डिटेल में, ये सारी बातें हम डिटेल में करेंगे, एक एक किंगडम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, बट अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। पहली बात तो प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर है बट यूकैरियोटिक है। मोनेरा भी यूनिसेल्युलर थे, पहले 2 किंगडम्स में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्या डिफरेंस है? दोनों यूनिसेल्युलर, बाकी सारे मल्टीसेल्युलर, याद हुआ। फिर ये प्रोकैरियोटिक, बाकी सारे यूकैरियोटिक, ठीक है। खाने की बात करें तो इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, खाना खुद बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल यूग्लिना, वी विल स्टडी दैट, एंड कुछ हेट्रोट्रॉफिक है। फिर आ जाओ फंगस। फंगस हेट्रोट्रॉफिक होती है बेटा,
हेट्रोट्रॉफिक होती है, ठीक है। उसके बाद प्लांटेई की बात करें तो फोटोसिंथेसिस करती है, ऑटोट्रॉफिक हो गया। एनिमलिया क्या है, अगेन इट इज हेट्रोट्रॉफिक, अगेन इट इज हेट्रोट्रॉफिक। फिर आगे जाओ मल्टी सेल्यूलरिटी, तो ये यूनिसेल्यूलर, ये भी यूनिसेल्यूलर, लास्ट वाले मल्टी सेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर, ये लिखा है, इसका मतलब यही है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्पीशीज। एक मिनट रुको, स्पीशीज पढ़ाने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। तुम मान लो पहाड़ पर खड़े हो, पहाड़ पर खड़े हो, ये पहाड़ है और यहां तुम खड़े हो, ठीक है, यहां तुम खड़े हो, तो तुम सबसे पहले क्या देखोगे, सारे ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करोगे। मान लो तुम्हारे कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि तुम्हें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है, तो ये तुम हो। यहाँ पर हर तरीके के जानवर हैं, बैक्टीरिया भी आ गया, देखो सुनते जाओगे ना ध्यान से तो तुम्हें सब समझ में आएगा। बैक्टीरिया भी आ गया, यहाँ पर एक एलिफेंट भी है मान लो, ठीक है, एलिफेंट भी है यहाँ पर, अभी अभी गंदी सी ड्राइंग बना देते कोई बात नहीं, तो ये हमारा एलिफेंट भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक चूहा भी घूम रहा है, चूहा भी है, ठीक है। एक बर्ड भी है, बर्ड भी है ना, बर्ड भी उड़ रही है। सारी के सारे तुमसे कह रहे हैं हमें क्लासिफाई कर दो, हमें क्लासिफाई कर दो, है ना। कुछ यहाँ पर मान लो चींटी भी आ गई, ठीक है, प्लांट्स भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए, हर तरीके के प्लांट्स आए, बड़े बड़े प्लांट्स आए जिन पर फूल लगते हैं, छोटे छोटे शर्ब्स भी आ गए, ग्रासेस भी आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे जानवर आ गए और सारे कह रहे हैं कि भाई हम कौन से घर में जाएं, सारे घर में जाना चाहते हैं, घर में जाना मतलब क्लासिफाई होना चाहते हैं। तो तुम क्या कहोगे, तुमने देखा अरे ये बैक्टीरिया है, यूनिसेल्यूलर है ना, यूनिसेल, तुम सबसे पहले क्या देखोगे, अच्छा यूनिसेल्यूलर वाला ग्रुप अलग हो जाए, यूनिसेल्यूलर एक घर बनाया तुमने, उसमें भेज दिया इसको। फिर उसके बाद तुमने देखा प्रोकैरियोटिक वाले एक लाइन बना लो, यूकैरियोटिक वाले एक लाइन बना लो, है ना, ऐसे ही करोगे, यूकैरियोटिक वाले एक लाइन बना लो, है ना, दोनों यूनिसेलुलर। इसका नाम रख दिया तुमने मोनेरा और इसका नाम रख दिया तुमने प्रोटिस्टा, ठीक है। फिर प्लांटेई तुम्हें दिख जाएगा, फंगस तुम देख लोगे कि भाई इसके फंगस वाले फीचर्स है, फंगस में डाल दोगे, और एनिमल्स वालों को एनिमल्स में डाल दोगे, तो ये एक तरीका हो गया। अब तुम्हें सबको घर में भेजना है, तो सबसे बड़ा घर तो तुमने क्या चूज करा, किंगडम। सबसे बड़ा घर जिसमें तुम जानवरों को भेजोगे या ऑर्गेनिजम्स को भेजोगे उसको क्या बोलते हैं, किंगडम। तो अभी तुमने ये 5 किंगडम्स भेज दिए, ये देखो ये सारे 5 किंगडम्स डिसाइड कर दिए कैरेक्टर्स देख के। बट अभी भी ना इनकी लड़ाई हो रही है आपस में, इनके अंदर अभी भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एनिमलिया के अंदर तुम सारे जानवर भेज दोगे, इसको भी भेज दोगे, इसको भी भेज दोगे, इसको भी भेज दोगे, और इस चींटी को भी भेज दोगे, ठीक है, ये लग नहीं रही है चींटी बट इमेजिन इट इज अ चींटी। तो इन सबको आपने एनिमलिया में भेज दिया, अब इनकी आपस में लड़ाई हो रही है। अब आपको रियलाइज होता है कि यार इनमें तो अभी भी बहुत डिफरेंसेस हैं, इसका साइज देखो, इसका साइज देखो, है ना, इसको देखो, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। तो आपको अभी भी वर्म्स भी होंगे बीच बीच में, कुछ कॉकरोचेस भी होंगे, तो सबको आपको सेपरेट करना है। तो आपको रियलाइज हुआ कि किंगडम तो बहुत नहीं है, आपको अभी और घर बनाने पड़ेंगे और उन अलग अलग घरों में इनको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, फाइलम बनाई, फाइलम क्या बनाई, फाइलम। तो ये बेटा किंगडम तो एक सबसे बड़ा घर था जिसमें आपने सारे जानवरों को भेज दिया, फिर इनकी लड़ाई होने लग गई तो आपने और इनके घर की डिवीजन कर दी और फाइलम्स बना दी। जैसे कि आपने कहा सारे वर्म्स जो कि बिल्कुल पिचके हुए हैं, फ्लैट वर्म्स हैं, उनको अलग घर में भेज दो, ठीक है। फिर आपने क्या किया, वो ऑर्गेनिजम्स जो इंसेक्ट्स हैं बेसिकली, उनको आपने एक अलग घर में भेज दिया, ठीक है। आपने और कौन कौन से होते हैं जो भी आपकी अभी फाइलम्स आएंगी जितनी भी आपने पढ़ी है, तो आपको रियलाइज हुआ कि भाई फीचर्स देखकर आप अलग अलग घर में उनको भेज दोगे। तो आपने क्या बना दी, फाइलम बना दी, ठीक है। हमारी फाइलम कौन कौन सी है बताओ जल्दी से, सोचो ध्यान से। हमारे पास सबसे पहले कौन से आते हैं, स्पंजेस आते हैं, ठीक है। ये मूव नहीं कर सकते, पानी में मिलते हैं, एक ही जगह रहते हैं, सारे जानवरों का फीचर है कि मूव कर सकते हैं, बट ये जानवर मूव ही नहीं कर सकता। सो आपने इसको कौन सी फाइलम में डाल दिया, पॉरीफेरा के अंदर डाल दिया। उसके बाद आए वो ऑर्गेनिजम्स, ये भी पानी में ही रहते हैं, ठीक है, बट इनके अंदर ल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी है, इनके शरीर पर बड़े बड़े टेंटिकल्स हैं, अपना खाना लेने के लिए ये टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, इनके टेंटिकल्स में पॉइजन होता है। तो आपने इनको डाल दिया कि भाई तुम तो सीलेंटेरेटा में चले जाओ, डन, दूसरी फाइलम आपने बनाई। फिर उसके बाद आपको दिखे छोटे 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 वर्म्स घूम रहे हैं, फ्लैट वर्म्स हैं, वो वर्म्स भी बहुत टाइप के हैं, तो आपने अलग अलग फाइलम्स बना दी, ठीक है। अभी भी लड़ाइयां हो रही हैं, अभी भी डिफरेंसेस हैं, तो आपने क्या किया, और घर बनाए,
फाइलम के लोगों को अलग अलग करने के लिए, एक ही फाइलम के लोगों को अलग अलग करने के लिए आपने और घर बनाए, किंगडम, फाइलम, क्लास। आपकी स्कूल वाली क्लास नहीं है ये आपने घर बनाए हैं, अलग अलग लड़ाइयाँ हो रही थी तो इनको आपने अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया। फिर और लड़ाइयाँ हुई तो आप ना लास्ट तक डिवीजन करते जाओगे और लास्ट तक आप हर एक ऑर्गेनिज्म की प्रजाति को अलग घर दे दोगे, जिसको हम स्पीशीज बोलते हैं। मतलब लास्ट में लड़ाई कब सॉल्व होगी कि आपने ह्यूमन बींग्स को अलग घर दे दिया, डॉग्स को अलग घर दे दिया, कैट्स को अलग घर दे दिया। तो ये होता है क्लासिफिकेशन का लेवल। किंगडम से स्टार्ट किया, फाइलम, फिर क्लास, क्लास के बाद आए ऑर्डर पे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फिर बनाएंगे फैमिली, फिर देखेंगे जिनस और फिर देखेंगे स्पीशीज। तो पहले तो ये घरों के ऑर्डर याद कर लो, दिस इज द स्टेप, ये इसी सीक्वेंस में जाता है, ठीक है, ये इसी सीक्वेंस में होगा। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करूं मैं तो ह्यूमन बींग्स कौन से किंगडम में आएंगे, एनिमालिया के अंदर आएंगे। प्लांट्स की बात करूं मैं तो प्लांट्स कौन से किंगडम में आएंगे, प्लांटेई में आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप उनकी फाइलम देखोगे, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्मी है, एंजियोस्पर्मी है, फाइलम्स डिसाइड करेंगे। फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर उनको अलग अलग घर मिल जाएगा। स्पीशीज क्या होती है, आप बात करते हैं स्पीशीज की। स्पीशीज आर अ ग्रुप, ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, जैसे कि कैट्स, जैसे कि डॉग्स, ठीक है। सो अ ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हु कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सके, दैट इज इंपॉर्टेंट, और फर्टाइल यंग वंस बना सके, रिप्रोडक्शन भी करें और उनके जो बच्चे हों वो भी रिप्रोड्यूस कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल। फर्टाइल का अपोजिट क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, स्टराइल। क्या बोलते हैं उसको, स्टराइल, ठीक है। जैसे कि हाउस कैट एक स्पीशीज है और उसका साइंटिफिक नेम है फेलिस डोमेस्टिक्स। अच्छा, एक चीज यहां पर है, कुछ मिस्टेक मुझे लग रही है यहाँ पर कि इटैलिक्स में नहीं लिखा हुआ है, ये बेटा इनका साइंटिफिक नेम होता है। इनका साइंटिफिक नेम ना हम कुछ रूल होता है, उसी हिसाब से हम इनका साइंटिफिक नेम लिखते हैं। इटैलिक्स में होना चाहिए, पहले आपका जिनस का नाम होना चाहिए, फिर आपकी स्पीशीज का नाम होना चाहिए। तो कुछ रूल है विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में नहीं है, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं इसको। बट हाँ, हर एक स्पीशीज का एक फैंसी नेम है, एक बायोलॉजिकल नेम है। जैसे ह्यूमन बींग्स का क्या है, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। इटैलिक्स में ही लिखते हैं इसको, टाइप भी इटैलिक्स में कराना चाहिए। अब ये मेरे से गड़बड़ हो गई यहाँ पर, इटैलिक्स में आपको जहां जहां नहीं दिखाया मैं मेंशन कर दूंगी कि वो साइंटिफिक नेम है, ठीक है। सो होमो सेपियंस ह्यूमन बींग्स को बोलते हैं, होमो इज द जीनस नेम, सेपियंस इज द स्पीशीज नेम, ठीक है। चलो, स्पीशीज की डेफिनेशन पता चल गई। अब हमने क्या किया, हमने अलग अलग स्पीशीज के बीच में जान के क्रॉस कराया है एनिमल्स ने। वैसे तो स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड करती है, मैंगो भी, मैंगो जो ट्री है वो मैंगो ही ट्रीज और बनाएगा, एप्पल के ट्रीज नए एप्पल ट्रीज ही बनाएंगे, ह्यूमन बींग्स नए ह्यूमंस ही बनाएंगे, कैट्स नए कैट्स ही बनाएंगे, है ना। बट ये इंसानों का दिमाग तुम्हें पता है, वो करते रहते एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने जेब्रा और डोंकी का क्रॉस करा दिया, जीब्रा और डंकी का क्रॉस करा दिया, बेटा बन गई एक नई स्पीशीज जिसको हम जेंकी बोलते हैं। और इनकी लेग्स देखो, इसकी लेग्स है जीब्रा जैसी और अपर बॉडी है डंकी जैसी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये 1-1 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस इज इंटरब्रीडिंग बाय ह्यूमन बींग्स, आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है, कि हमने आपस में क्रॉसेस कराए। मेल टाइगर फीमेल टाइगर को क्रॉस कराया तो बन गई टाइगन, ठीक है। बट ये सारे के सारे क्या है, स्टराइल। स्टराइल मतलब दैट दे विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस, ये आगे खुद नहीं रिप्रोड्यूस कर सकती है। ये इसकी लाइफ, ये पैदा हुई, इसकी लाइफ स्पेंड होगी, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी या कर पाएगा, एंड इट विल डाई। आगे देखो, गोट एंड शीप, जीप, ठीक है। देन प्लांट्स में भी हुआ, प्लांट्स में तो बहुत ज्यादा हुआ इनफैक्ट, पोमैटो, पोटैटो, टोमैटो, पोमैटो बन गया, ठीक है। सो दिस इज इंटरब्रीडिंग क्रॉसेस बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज जीनस। जीनस क्या होता है, जीनस हमने स्पीशीज के बारे में पढ़ा, स्पीशीज के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट जीनस। जैसे हमने देखो यहां पर टेबल बनाई थी, सबसे छोटा घर, सबसे अपना घर जो है वो स्पीशीज है, कि भाई यहाँ सारे सेम सेम है, वो स्पीशीज में मिल जाते हैं। अब जीनस क्या होता है, बेटा वो स्पीशीज जो सबसे ज्यादा मैच कर रही है, जिनके कैरेक्टर सबसे ज्यादा मैच कर रहे हैं, उनको हम जीनस वाले घर में डालेंगे ना।
अगर ऊपर से नीचे आओगे तो सिमिलैरिटीज देख देख के आप सबको अपने अपने घर दे रहे हो। नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे कि अच्छा ये वाली स्पीशीज है, ये वाली स्पीशीज है, बहुत सारी चीजें यार मिल रही हैं। जैसे कि देखो हमारी कैट फैमिली जो है, कैट्स, लायंस, है ना, ये सेम कैरेक्टर्स शो करते हैं। तो अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जिनस पर आओ। जिनस का मतलब क्या है? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जैसे कि ये दोनों ही क्रो हैं, दिखने में ही लग रहा है दोनों क्रो हैं, बट ये स्पीशीज अलग है। ये हमारे घर वाला क्रो है, हाउस क्रो, जो हमारी छत पर आकर बैठता है, और ये जंगल में मिलने वाला क्रो है। ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करते, ये अलग अलग स्पीशीज है, बट इनका जिनस सेम है। इसका जिनस क्या है बेटा? कॉर्वस, और इसका भी जिनस क्या है? कॉर्वस। ये देखो, ये जिनस है और ये भी जिनस है। ये आगे का नाम क्या है? स्पीशीज, और आगे का नाम क्या है? स्पीशीज। ये किस में होना चाहिए था? इटैलिक्स में होना चाहिए था, तो मैं आई लिख रही हूं इसके आगे, आई मतलब इटैलिक्स में होना चाहिए था। ठीक है, सो कॉर्वस, स्प्लेंडेंट, कॉर्वस एंड मैक्रो, जो भी इसका नाम है। ठीक है, ये नहीं याद करना है। इट कैन नॉट इंटरब्रीड ऑब्वियसली एंड इट बिलोंग टू द सेम जिनस कॉर्वस। दिस इज इंपॉर्टेंट कि इनका सेम जिनस जो है उसका नाम क्या है? कॉर्वस इज द नेम ऑफ द जिनस। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे जिनस की बात कर रहे हैं हम, जिनस। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। फैमिली क्या होता है? जिनस से ऊपर फैमिली होता है, तो हम देखेंगे कि भाई सेम फैमिली में हम किस किस को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि हम लायन, जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, टाइगर, और हमारे घर में आने वाली कैट, ये तीनों सेम फैमिली की हैं बेटा, ये तीनों सेम फैमिली की हैं। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। और ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? फेलिडेई फैमिली को बिलोंग करते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन। जो बुक में एग्जाम्पल लिखे हैं हम वही लेंगे। तो ये तीनों कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? फेलिडेई फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो इनकी फैमिली सेम हो गई। देखा है ना तुमने कि इनके अंदर काफी सारी जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो इनका हंट करने का तरीका है, जो इनका वॉक करने का तरीका है, बॉडी स्ट्रक्चर, इवन एनाटमी, जो इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी काफी ज्यादा रिलेटेड होते हैं। अब हम इसको रैट के साथ तो नहीं मैच करेंगे, तो इनके अंदर सिमिलैरिटीज दिखी। ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करते हैं, इनके जिनस भी अलग है, बट स्टिल दे आर हैविंग वेरी सिमिलर फीचर्स, तो हमने उनको सेम फैमिली में डाल दिया। और सिमिलैरिटी हमने देखी जानवरों के बीच में, तो हम आ गए ऑर्डर पे। तो फैमिली के ऊपर ऑर्डर है, तो फैमिलीज जो रिलेटेड हैं उनका ग्रुप ऑर्डर बन जाएगा ना। जैसे कि कैट फैमिली, ठीक है, और डॉग फैमिली। कैट फैमिली को फेलिडेई बोलते हैं, अभी हमने याद किया। डॉग फैमिली को एनिडेई बोलते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। इनका भी काफी रिलेटेड ग्रुप है, तो इसको हमने डाल दिया ऑर्डर कार्निवोरा में। किसमें डाल दिया? कार्निवोरा में डाल दिया। ठीक है, सो यहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी हमने सारे 1 मार्कर क्वेश्चंस की बात करी है। फिर आ जाओ क्लास, किंगडम, फाइलम, क्लास, है ना। क्लास, फाइलम के बाद ही क्या आ जाती है? क्लास आ जाती है। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे, जैसे ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होगी? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। अब ऑर्डर के ऊपर क्या है? क्लास है, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स मेगा क्लास। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम किस किस की बात करें, कार्निवोरस ले लो एक, तो है ना, कार्निवोरा यहां पर ले लो, कार्निवोरा ले लिया हमने। और इससे जैसे मिलते जुलते जितनी भी फैमिलीज होंगी, उनके ग्रुप को, जितने ऑर्डर्स होंगे, सॉरी, उनके ग्रुप को हम किस में डाल देंगे? क्लास में डाल देंगे। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, डॉग्स के, कैट्स के, बैट्स के, वेल्स के, मंकीज के, इवन ह्यूमंस, किस बेस पर हमने इनको इस क्लास के अंदर डाला? ये सारे मैमल्स हैं। हम भी किस में आते हैं? हमारी भी क्लास क्या है? मैमेलिया। हम सारे क्या हैं? मैमल्स हैं। इनके पास, सबके पास क्या थे? मिल्क ग्लैंड्स थे। तो ये बहुत बड़ा फीचर है जो इनके अंदर सेम है, तो हमने इसको कौन सी क्लास में डाल दिया? मैमेलिया में डाल दिया। नेक्स्ट, फाइलम। फाइलम में क्या होता है? देखो, पढ़ो इसको। फाइलम इज द लार्जेस्ट डिवीजन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग क्लासेस को अगर हम मिक्स कर दे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगी? फाइलम बनेगी। अब जैसे यहां पर देखो, देयर इज दिस फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो फाइलम है, हम पढ़ेंगे आगे, आपने अगर चैप्टर पहले पढ़ा है मेरे से तो भी आपको पता है कॉर्डेटा क्या होता है। जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है, मतलब पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनके पास नोटोकॉर्ड होता है, और बड़े होते होते वो नोटोकॉर्ड किसके अंदर चेंज हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है, बैकबोन में चेंज हो जाता है, विच हैव अ नोटोकॉर्ड और अ बैकबोन। उसको हम किस में डाल देते हैं? कॉर्डेटा में डाल देते हैं। ठीक है, सो ये सारे किस में आ जाएंगे? सेम फाइलम में आ जाएंगे।
गॉट इट। जैसे हमारे पास कौन कौन सी फाइलम्स आएंगी, जैसे मैंने आपको बोला पॉरीफेरा इज देयर, प्लेटीहेल्मिन्थ्स इज देयर, है ना। आगे हम सारे फाइलम्स एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। एंड किंगडम सबसे एंड में, सबसे बड़ा घर किंगडम। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दीज 5 किंगडम्स इन मोर डिटेल, ठीक है, और डिटेल में हमने पढ़ना है। अभी तक ना सारी बेसिक चीजें आपने समझी हैं कि हमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों नहीं चाहिए था, क्लासिफिकेशन हुआ, है ना, सबका साइंटिफिक नेम हमने रखा, और क्लासिफिकेशन हमने किस किस लेवल पर करना होता है। तो आपके सिलेबस में अब हम फाइलम लेवल तक ही जाएंगे, ठीक है। तो आपने जो देखा है बुक के अंदर सारा एनिमल्स के बारे में दिया हुआ है, तो उनकी फाइलम्स का ही डिस्कशन हुआ है, राइट। चलो सबसे पहले हम किंगडम्स को और डिटेल में कर लें, एनिमल्स पर स्टार्ट करेंगे, बट सबसे पहले हम मोनेरा की बात कर लें। जैसे कि आपको पता है मोनेरा का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सारे बैक्टीरियाज इसके अंदर आ जाएंगे। सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है, 2 ही है बेटा। एक तो ये यूनिसेल्यूलर है, पहली बात, ठीक है, यूनिसेल्यूलर, और दूसरा ये सारे के सारे क्या है, प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है सारे के सारे। यस, आगे आ जाओ। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसको बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। देन आर्केई बैक्टीरिया, आर्केई बैक्टीरिया बैक्टीरियाज में ही और भी पुराने बैक्टीरियाज होते हैं, सबसे पुराने बैक्टीरियाज, ठीक है। सो दिस कम्स अंडर द किंगडम मोनेरा। देन it belongs, these are unicellular and prokaryotic, they are microscopic and they occur everywhere. This is the main feature of kingdom monera. यहीं पर याद हुआ, सबका टारगेट यही होना चाहिए कि आप जितनी देर भी इस वीडियो की हाइलाइट्स को देख रहे हो, आप उसको अटेन कर रहे हो यहीं पर, सब कुछ यही इस वीडियो में देखकर जा रहे हो, ठीक है। नाउ क्या इनके पास न्यूक्लियस होगा, प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस के तो चांस ही नहीं है बेटा इसके अंदर, ठीक है। दे हैव न्यूक्लियोइड, दे हैव न्यूक्लियोइड। जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाया है मैराथन में, उसमें हमने न्यूक्लियोइड का डिस्कशन करा है। सारी सेल ऑर्गेनील्स नहीं होती है इसके अंदर, बस राइबोसोम्स हो सकते हैं जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे। बाकी गोल्गी, अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सारी सेल ऑर्गेनील्स इसके पास नहीं होती। देन से हैव सेल वॉल, मोस्ट ऑफ देम हैव सेल वॉल, बट इनमें से एक ऐसा है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, मैं आपको बता देती हूँ, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, नो सेल वॉल। क्या पढ़ा हमने, सारे भाई सारे बैक्टीरिया के पास तो सेल वॉल होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है मोस्टली, बट बेटा इसके पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकन होता है इसके सेल वॉल के अंदर। यहाँ पे देखो लिखा है ना, इट इज यूजुअली बिल्ट ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड कंपाउंड्स, तो दैट इज ओनली पेप्टिडोग्लाइकन की बात हो रही है। पेप्टिडो, जहां भी पेप्टिडो वर्ड आए बेटा देखो क्या लिखा है, वर्ड में ही आपको समझ आएगा। पेप्टिडो पेप्टाइड से आया है, पेप्टाइड का मतलब क्या होता है बच्चा, प्रोटीन्स, पेप्टाइड से प्रोटीन्स याद करेंगे। ग्लाइकन, ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो इसकी सेल वॉल के अंदर प्रोटीन्स और ग्लूकोज है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है, ठीक है। देन अगर हम इनके शेप्स की बात करें तो बैक्टीरियाज, इतनी सारी वैरायटी है बैक्टीरियाज की, अभी हमारे माउथ में, हमारे स्किन में ही लाखों बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, दे ऑल आर नॉट सेम, कुछ शेप्स में भी डिफरेंसेस होते हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन अगर यहां से बनता है कि व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो कॉकस एंड कोकाई, कॉकस एंड कोकाई, कोकस मतलब सिंगुलर, कोकाई इज प्लूरल। व्हाट इज दिस शेप बेटा, दीज आर स्फेरिकल शेप्ड, राउंड शेप्ड, इस तरीके के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम कोकाई बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो डिप्लोकोकाई, 2 स्पेयर्स है ना, तो डाई, डिप्लो, डिप्लो मीन्स 2, ठीक है। स्ट्रेप्टो वर्ड कहीं भी आ जाए, जैसे इस पिक्चर के अंदर दिया हुआ है स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो मतलब बहुत सारे, ठीक है। सो ये किस तरीके का एग्जाम्पल हो गया, ये स्ट्रेप्टो का एग्जाम्पल हो गया। स्पेरिकल शेप है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, कोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। फिर उसके बाद बैसिलस शेप क्या होती है, बैसिलस सिंगुलर, बैसिलाई प्लूरल। रॉड शेप को क्या बोलते हैं बेटा, बैसिलस। दीज बैक्टीरिया आर नोन टू हैव द शेप ऑफ अ रॉड, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज होते हैं। अच्छा आगे आ जाओ, विब्रियो, विब्रियो मतलब कॉमा, इंग्लिश वाला कॉमा, ऐसी शेप के बैक्टीरियाज हैं ये कुछ, है ना, विब्रियो शेप के बैक्टीरियाज हैं, ये देखो विब्रियो शेप के बैक्टीरियाज हैं। देन स्पाइरिलम और स्पाइरिला, नाम से ही याद हो रही है चीजें, स्पाइरल शेप के बैक्टीरियाज हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। देन किंगडम प्रोटिस्टा,
किंगडम प्रोटिस्टा का क्या फीचर पढ़ा हमने? देखो किंगडम प्रोटिस्टा अभी भी यूनिसेल्युलर चल रहा है। आर एच विटेकर ने अभी भी यूनिसेल्युलर के दो ग्रुप्स बनाए थे, पहला मोनेरा और दूसरा प्रोटिस्टा। बट इसके अंदर सारे क्या आ जाएंगे? इसके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत हो गई है, यानी कि इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवेलप है। ऑर्गेनिजम्स ग्रुप्ड अंडर प्रोटिस्टा आर यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक, यहीं पर लर्न हो गया। अब समटाइम्स दे आर सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ यूकैरियोट्स। कुछ एक्सेप्शन हो सकती है जिसमें आपको कुछ, जैसे मैंने बोला ये यूनिसेल्युलर है, इसमें एक्सेप्शन आ सकती है कि कुछ कुछ मल्टीसेल्युलर होगा, बट इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको इसकी यही दो बातें याद रखनी है, यूनिसेल्युलर है और यूकैरियोटिक है, ठीक है। देन दे आर आइदर ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। देखो इसमें जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यूग्लिना का, ठीक है। यूग्लिना इज यूनिसेल्युलर। अब यूग्लिना बहुत ही अजीब सा है, पता है क्या होता है? देखो यूग्लिना के अंदर ये क्या करती है, देखो जब तक लाइट है, जब तक सनलाइट है, ठीक है, तब तक तो इसने फोटोसिंथेसिस कर लिया, लाइट से खाना बना लिया। और जब लाइट नहीं है तब इसने दूसरे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को खा लिया, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर लिया। तो यूग्लिना देखो दोनों ही एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों प्रॉपर्टी दिखा रहा है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा। और इस ग्रुप के अंदर ही कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। सही लिखा है ना यहाँ पर, क्योंकि देखो एक ही ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। यहाँ जब तक सन है तो फोटोसिंथेसिस कर लिया, खाना बना लिया, जब सन नहीं है तो दूसरे जानवर को खा गया, है ना, तो हेटेरोट्रॉफिक प्रॉपर्टी दिखा दी। तो दीज आर ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। सम ऑल्सो हैव अपेंडेजेस। बेटा ये इसका इतना इंपॉर्टेंट फीचर है कि क्वेश्चन यहीं से बनता है कि ऐसा कौन सा किंगडम है जिनका एक स्पेशल फीचर है दैट दे हैव some appendages for movement। appendages मतलब something extra for helping। तो इसके पास लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा है। क्या है इसके पास? देखो मैंने इसके सर के ऊपर ही बाल बनाया, ये क्या है बेटा? फ्लैजिला। फ्लैजिला लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, किससे बना है? प्रोटीन से बना है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। सो एक, दो या तीन फ्लैजिला होते हैं, या फिर इसके पास सिलिया हो सकता है। आपने पैरामीशियम का नाम सुना है, काफी बार मैंने ही बताया आपको। पैरामीशियम स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसके पास यहाँ ओरल ग्रूव भी होते हैं। सो अब ये क्या करता है, इसकी पूरी बॉडी पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे 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 सिलिया। ये सिलिया इसके फूड कैप्चर में भी हेल्प करते हैं और इसको मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। दे यूज दीज टू मूव अराउंड, इधर उधर मूव करने में यूज किया जाता है। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ है। आगे देखो, they do not have these organisms are mostly aquatic organisms। एक ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेंगे आपको? कहाँ मिलेंगे आपको? ये पानी में मिलेंगे, ठीक है, ये पानी में मिलेंगे। These are aquatic organisms। For example, amoeba also। amoeba is what? amoeba is a protista। amoeba कौन से किंगडम में है? वैसे वो प्रोटोजो आता है, बेसिकली इसकी भी ना आगे डिविजन्स हो जाती है, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस। डायटम्स आ जाएंगे, है ना, प्रोटोजो आ जाएगा, बट वो आपको पढ़ना नहीं है। These organisms are mostly aquatic, ये आप याद रखेंगे। For example, there is this amoeba, this is euglena, dinoflagellates, paramecium, diatoms। diatoms जो होते हैं ना, यहाँ लिख रही हूँ, this is what? this is diatoms। diatoms ये क्या करते हैं? These are chief producers of ocean। chief producers of ocean, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं ये हमारी अर्थ पे, बेसिकली ओशन में फोटोसिंथेसिस ये सबसे ज्यादा कर रहे हैं। चीफ प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा एनर्जी बना रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए। देन किंगडम फंजाई पर आ जाए। किंगडम फंजाई क्या होती है? फंगस, वही जो टिफिन में लग गई, मिठाई खराब हो गई, उस पर जो फंगस लग गई, है ना। नाउ what type of organisms these are? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? ऑब्वियसली यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक तो अपना पहला किंगडम में खत्म हो गया। अब ये यूनिसेल्युलर होंगे या मल्टीसेल्युलर होंगे? बेटा वैसे मोस्टली ये मल्टीसेल्युलर होते हैं, बट अगर आपने सुना है ईस्ट के बारे में, ईस्ट इज ऑल्सो अ फंगस जिसको खमीर बोलते हैं। खमीर करने में हेल्प करती है ये, है ना। जब हम बेकरी के आइटम्स बनाते हैं जिसमें हमें फ्लफीनेस चाहिए होती है, जो केक में फ्लफीनेस होती है, ईस्ट उसमें हेल्प करता है। एंड इट इज अ यूनिसेल्युलर फंगस। इट इज यूनिसेल्युलर फंगस। तो इट इज यूज्ड इन, ये कहाँ यूज होती है? इट इज यूज्ड इन बेकरी एंड नॉट जस्ट इन बेकरी बेटा, टू प्रोड्यूस एल्कोहल, है ना। फर्मेंटेशन लिख रही हूं यहाँ पर, ये फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, एल्कोहल प्रोडक्शन में
हेल्प करता है, मतलब अल्कोहल बनाने में भी हेल्प करता है। जो ग्लूकोज से हर तरीके का अल्कोहल बनता है, बियर बनती है, विस्की बनती है, वो ईस्ट की हेल्प से बनती है, ठीक है। चीज बनाने के लिए भी अलग अलग तरीके के फंगस का इस्तेमाल होता है। सो फंगस और भी मेरे दिमाग में बहुत सारे यूजेस है बेटा। एंटीबायोटिक्स बनाने में भी फंगस का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो पेनिसिलिन है ना, हमारी सबसे पहली जो फंगस थी जिससे एंटीबायोटिक बना, जो सबसे बड़ी पेन किलर है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फंगस। अगर इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो ये दूसरों से खाना लेते हैं, तो हेटेरोट्रॉफिक हो गए, और वैसे मल्टी सेल्यूलर है। एक्सेप्शन क्या है? यीस्ट व्हिच इज यूनिसेल्यूलर फंगस। और देखो, दे आर यूकैरियोटिक, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, हेंस दे आर फॉलोइंग सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहले तो हमने देखा ये बेटा हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? दूसरे से खाना लेना, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करना खाने के लिए। बट हेटेरोट्रॉफिक भी ना 3 अलग अलग टाइप्स का होता है। एक तो हो गया ह्यूमंस। ह्यूमंस क्या करते हैं? होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। मतलब इन्होंने क्या करना है कि हमारे सामने, हमारे पास माउथ है, हम खाना लेंगे, अपने माउथ में डालेंगे, पहले उसको इंजेस्ट करेंगे, मतलब बॉडी के अंदर इंटेक किया, फिर उसको डाइजेस्ट किया, फिर एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेट किया, एंड देन बॉडी से रिमूव करा। तो ये अलग अलग स्टेप्स फॉलो होंगे। बट अगर मैं बात करूं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये किसमें होता है? ये क्या करते हैं, इनको एक होस्ट बॉडी चाहिए, ये उसका डाइजेस्टेड खाना खाएंगे। उनका हम नहीं कर सकते डाइजेस्ट, यार ना हमारे पास पेट है, ना हमें कोई डाइजेशन करने का मन है, हम जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स डाइजेस्ट कर रहे हैं ना, उनका खाना दे दो यार हमें, हम वही ले लेंगे। तो ये पैरासाइट की तरह बॉडी में रहते हैं। एंड देयर आर एग्जाम्पल्स, देयर इज टेपवर्म, देयर इज स्कैरिस वर्म, बहुत ही खतरनाक होते हैं ये, है ना। टेपवर्म जो होता है वो शीप में, ह्यूमन बॉडीज में भी मिलता है। एक टेपवर्म ही बहुत बड़ी बीमारी के लिए बहुत है। देन स्कैरिस वो वर्म होता है, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर देता है, इनफैक्ट हमारी इंटेस्टाइन ब्लास्ट हो जाती है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो वाले वर्म्स हो गए, ऑर्गेनिजम्स हो गए। फिर आ जाओ सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि फंगस करती है, जो कि फंगस करती है, फंजाई करती है। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये डाइजेशन के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं कर रहे, खुद भी नहीं कर रहे, खुद कर रहे हैं बट तरीका अलग है। कैसे कर रहे हैं? देखो, इन्होंने अपने अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखे हुए हैं, जैसे इनको खाना दिखता है उसके ऊपर ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐसे नमक की तरह फेंक देते हैं, और वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है बाहर ही, और फिर उसको इनटेक कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कर रहे हैं, मतलब अपने सेल के बाहर इन्होंने एंजाइम्स फेंक दिए और डाइजेस्ट कर लिया। भाई हम थोड़ी ऐसे कर रहे हैं, हमारे पेट में जाकर, इंटेस्टाइन में जाकर खाना डाइजेस्ट होता है ना, यहाँ बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है इनकी बॉडी के। सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इनकी सेल वॉल में क्या होता है? काइटिन होता है। जो भी मैं आपको बातें बता रही हूँ ना, सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। पूरे आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर काम आ सकते हैं। जैसे ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये बातें बेसिक हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपके सिलेबस में आईसीएससी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आ जाओ फीचर्स। अगेन वी हैव डिस्कस दिस। सम ऑफ द फंगस कैन बी पैरासाइट ऑल्सो। पैरासाइट कैसे हैं अब तुम कहोगे? सैप्रोट्रॉफिक है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेटा फंगस इन्फेक्शन नहीं होता हमें हमारी बॉडी पे, रिंग वर्म हो जाता है ना, दाद खुजली जिसको हम बोलते, जिसमें खुजली होती है ना, स्कैल्प पर हो जाता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा जब स्वेटिंग होती है तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो पैरासिटिक। तो दोनों ग्रुप के अंदर हम डाल सकते हैं यहाँ पर। वैसे तो इनका मेजर जो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बट दे कैन बी पैरासाइट ऑल्सो। और ये कैसे याद रखेंगे? सैप्रोट्रॉफिक अभी मैंने आपको समझा दिया, और पैरासाइट तो तुम्हें पता ही है बॉडी पे कितने इन्फेक्शन हो जाते हैं, है ना। चलो, देन दिस इज डन। Then carbon is stored in fungi not in the form of starch but in the form of oxygen. This I will delete because this is not the part of syllabus. एक बार इसका हम स्ट्रक्चर देख लें, फंगस का स्ट्रक्चर देख लें कैसा होता है फंगस का स्ट्रक्चर। आपने अगर एक ब्रेड को खराब होने के लिए छोड़ दिया, सड़ने गलने के लिए छोड़ दिया, तो आपको उसके ऊपर ग्रीन कलर के कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। उसको जूम करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको ऐसे प्लांट जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसपे रूट्स नाम की चीज भी है, बट इसको रूट्स तो नहीं बोलेंगे, प्लांट थोड़ी है, इसको हम बोलेंगे राइजोइड्स। राइजोइड्स, ठीक है। ये ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है कैसे बेटा? ऐसे एक ही सेल से मिलकर बना है, ठीक है, एक ही सेल से मिलकर बना है। बहुत सारे इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं और इसको हम बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी। तो ये सारे जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या बुलाएंगे बेटा? हाइफी बुलाएंगे। दूसरा कलर दे दूं इसको, ये लो,
ये सारे क्या हैं, हाइफेई हैं, सारे हाइफेई ऐसे ही दिख रहे हैं। और हाइफेई के सर के ऊपर एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है, एक गोला सा स्ट्रक्चर है जिसको हम स्पोरांजियम बुलाते हैं। इस स्पोरांजियम के अंदर छोटे 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 स्पोर्स होते हैं। जब भी ये स्पोरांजियम बर्स्ट कर जाएगा ना, ये स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। जहां जहां ये स्पोर्स गिरेंगे वहां वहां फंगस इन्फेक्शन या फंगस बढ़ती जाती है। ये इनका रिप्रोडक्शन का तरीका है। जैसे ही स्पोरांजियम बर्स्ट करेगा, स्पोर्स बाहर आएंगे एंड जहां जहां स्पोर्स गिरेंगे वहां नई फंगस ग्रो कर जाएगी। तभी बोलते हैं फंगस इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। इनको बस एक बार इनकी कंडीशन मिल गई ना बढ़िया सी, कौन सी कंडीशन है, इनको क्या पसंद है, इनको वार्मथ पसंद है, इनको मॉइस्ट थोड़ी सी नमी वाला मौसम पसंद है। तो उस टाइम पर ये बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करते हैं, एज यू कैन सी हियर। बताओ मुझे, ब्रेड मोल्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ फंगस, ठीक है, toadstool is an example, penicillium is an example, ठीक है। now what is next, ये आपको नहीं करना, ये मैं आपके सामने ही डिलीट कर देती हूँ। this is not written or given in your book and this is not required, ठीक है। अब हम करेंगे प्लांटेई के बारे में। किंगडम प्लांटेई में क्या होता है, अभी आते हैं इस पर। प्लांटेई सबसे पहला फीचर क्या है, सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई है और ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर में से ऑब्वियसली मल्टीसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में से ऑब्वियसली यूकैरियोटिक, ठीक है। नाउ किंगडम प्लांटेई कैन बी सब डिवाइडेड। एक्चुअली जब मैं प्लांट का नाम लेती हूँ तो आपके दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बनती है कि यार एक स्टेम होगी, लीफ होगी, रूट्स होंगी, बट अनफॉर्चुनेटली सारे प्लांट्स ऐसे नहीं होते हैं। सारे प्लांटेई किंगडम में हमने जो ऑर्गेनिजम्स डाल दिए वो सारे आपके दिमाग में प्लांट जैसे नहीं बनते हैं। इसी को देखते हुए हमने क्या किया, इसकी 5 और सब डिविजन्स कर दी। कौन कौन सी, ब्रायोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। अब ये हमने किस किस बेस पर करा है, इनका बेसिस सुनोगे, पहले बेसिस सुन लो। बुक में बेसिस नहीं दिया हुआ, इस चैप्टर का बुक में जो तरीका है ना समझाने का वो इतना खास मुझे लगा नहीं है, बट हाँ हम अच्छी सीक्वेंस से करेंगे। क्या बेसिस है, देखो सबसे पहले तो बेसिस क्या है ये सब कैटेगरीज बनाने का। पहला हम देखेंगे कि भाई इनके अंदर रूट स्टेम लीफ है क्या, रूट स्टेम लीफ है क्या, ये वाली डिविजन्स हैं या नहीं है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इनके पास अगर रूट स्टेम लीफ नहीं है तो कोई और नाम के स्ट्रक्चर्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। कहाँ मिलते हैं ये, ठीक है, इनकी हैबिटेट हम देख सकते हैं कहाँ मिलते हैं ये, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स बेटा जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, जो हमने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा था। तो क्या इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम है, वेल डेवलप्ड जाइलम फ्लोएम है, या फिर सेल अपने आप में ही काम कर रहा है। जैसे कि जिनके पास रूट स्टेम लीफ नहीं है, जिन प्लांट्स के पास रूट स्टेम लीफ नहीं है, वो क्या करेंगे, बिल्कुल अर्थ पे ही बिल्कुल ऐसे रुके हुए हैं वो ऑर्गेनिजम्स। इनके पास कोई हाइट ही नहीं है, इनके पास स्टेम ही नहीं है कि ये लंबे हो। इस तरीके की स्टेम होगी तभी तो बेटा पानी नीचे से ऊपर पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई प्लांट इसी लेवल पर रुक जाए, यहीं पर रुक जाए, तो इसके पास स्टेम की जरूरत ही नहीं है। स्टेम नहीं है इसके अंदर तो इसके पास जाइलम टिश्यू की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो फिर हम इनके अंदर ये भी देखते हैं, हम इनके अंदर देखते हैं क्या इसके पास रिप्रोडक्शन का तरीका कौन सा है बेटा, रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं ये। क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स में हमने क्या देखा, देयर इज दिस स्ट्रक्चर फ्लावर, है ना, हमने पूरा फ्लावर पढ़ा। फ्लावर इन सारी कैटेगरीज में से सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के पास है, औरों के पास तो फ्लावर है ही नहीं। तो कैसे रिप्रोडक्शन कर रहे हैं हमें वो भी देखना है। इन बेसिस पर मतलब इसका तरीका रिप्रोडक्शन का अलग अलग है, इसलिए हमने इनकी क्या बनाई है, सब कैटेगरीज बनाई है। सो नाउ यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड ऑल दी सब कैटेगरीज। सबसे पहले आया अपना थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, इसके अंदर ना एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर होता है, थैलस, ठीक है, थैलस जैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होगा जिसमें रूट स्टेम लीफ नहीं है। आगे पिक्चर्स में देखेंगे। फिर आ जाओ ब्रायोफाइटा। दीज आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम आ सकता है यहां से एक नंबर का क्वेश्चन। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस वो होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो आपको पानी में भी मिले और जो आपको अर्थ पे भी मिले। तो ब्रायोफाइटा उसी ग्रुप का है। फिर आ जाओ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में ना आपको दिख रहा है यहाँ पर लीफ आनी शुरू हो गई, छोटी सी स्टेम आनी शुरू हो गई, मिडवेन आनी शुरू हो गई। इसका अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब हम जितना जितना आगे जाते जा रहे हैं उसमें इनके फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे इसके पास ये बिल्कुल जमीन पर आपको सटैक मिलेगा, तो इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स नहीं होंगे, जाइलम फ्लोएम नहीं होंगे, लीफ ही नहीं है बेटा,
तो फ्लोएम क्या करेगा, ठीक है। इसके अंदर देखो यहाँ पर भी रूट स्टेम लीफ जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी रूट स्टेम लीफ डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, बट फूल अभी भी नहीं आया है इसके अंदर। यहाँ आ जाओ, जिम्नोस्पर्म्स, इनके पास भी फूल नहीं होते, इनके पास दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। एंड देन वी हैव एंजियोस्पर्म्स, लंबे लंबे सुंदर सुंदर बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, इनके पास फूल होंगे, इनके पास जाइलम फ्लोएम है और रूट स्टेम लीफ बहुत अच्छे से डिवाइडेड है। डिटेल में एक एक को हमें समझना है। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया डिस्क्राइब थैलोफाइटा, डिस्क्राइब ऑल द फीचर्स ऑफ थैलोफाइटा, तो आप क्या लिख कर आओगे? थैलोफाइटा सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये ना बिल्कुल ही पहली सब डिवीजन थी, पहली कैटेगरी थी, ठीक है। सो इट इज बेसिक एंड एलिमेंट्री प्लांट विद अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। तो सबसे बेसिक है तो रूट स्टेम लीफ होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। इसको हम जनरली एल्गी बोल देते हैं। एल्गी क्या होता है? काई, ऐसा दिखता है। पानी पुराना हो जाता है तो उसके अंदर हमें ग्रीन ग्रीन फ्लोटिंग स्ट्रक्चर दिखता है ना, पॉन्ड के अंदर, पुराने स्विमिंग पूल के अंदर। इनफैक्ट अगर कोई बॉटल है जिसमें बहुत टाइम से पानी रह गया है, उसमें भी कभी कभी एल्गी ग्रो कर जाती है। सो दैट एल्गी, इसको हमने किस में डाला? एल्गी के लिए एक अलग से भी हम किंगडम बना सकते थे, बट हमने देखा कि इसके बहुत सारे फीचर्स तो यार प्लांट से मैच कर रहे हैं, बस इसके पास रूट स्टेम लीफ ही तो नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसके पास क्लोरोफिल है, रूट स्टेम लीफ नहीं है, इसके पास वैस्कुलर बंडल्स नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्शन का तरीका इसके पास फूल नहीं है रिप्रोडक्शन करने के लिए, इसके पास स्पोर्स नहीं है रिप्रोडक्शन करने के लिए, बट ये काफी सारी सिमिलरिटीज प्लांट्स के साथ दिखा रहा है। तो हमने एक छोटा सा एक अलग से ग्रुप बना दिया प्लांट्स का, विच इज नोन एज थैलोफाइटा, जिसके अंदर एल्गी आ जाती है। वैस्कुलर टिश्यू होगा? नहीं होगा। जाइलम फ्लोएम बेटा लेंथ ही नहीं है, जाइलम फ्लोएम कहाँ जाएंगे इधर उधर। रिप्रोडक्शन किससे करते हैं? अच्छा, स्पोर्स से भी करते हैं, और बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इनके पास अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे ये कर लेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ये फ्रेगमेंटेशन देखो, जैसे यहां पर ये वाली इस पर आओ, ये क्या है? स्पाइरोगायरा। ये ना बहुत पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये कटते जाते और जो जो इनके पीसेस कटते हैं वो नया नया सेल बना लेते हैं, वो नया नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, नया स्पाइरोगायरा बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, तो ये वाला एक नया स्पाइरोगायरा बना लेगा, ये एक नया स्पाइरोगायरा बना लेगा, ये एक नया स्पाइरोगायरा बना लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वो सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आ जाते हैं। पानी में मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अल्वा, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा एंड कैरा। बताओ मुझे, इज दिस क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। एक बार यहीं पर इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, यहीं पर सब कुछ याद करके जाना। आगे आ जाओ, ब्रायोफाइटा। ऐसे ही याद करोगे ना पॉइंट्स में, बेसिस को समझते हुए, तो ही समझ आएगा। अब आपकी अलग अलग बुक्स होती हैं आईसीएसई की, उसमें कुछ पैराग्राफ में दिया हुआ है, कभी किसी में कोई पॉइंट दिया है, किसी में नहीं दिया। नाउ यू नीड अ बेसिस, इसके बेस पर आप आसानी से इनके डिविजन्स को याद कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ इस पर। नेक्स्ट डिवीजन 2, ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइट से होते हैं, इनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड होना शुरू हुआ है। रूट स्टेम लीफ थोड़े थोड़े शुरू हुए, बट कंप्लीटली तो बिल्कुल नहीं हुए। एंड वैस्कुलर टिश्यू नहीं होंगे। रिप्रोडक्शन स्पोर से हो गया, लैंड और वाटर दोनों में मिलते हैं, इसीलिए इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिवरवर्ट्स, मॉसेस, मार्केंशिया, रिशिया, दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स। ये देखो, ये पिक्चर्स भी हैं इसकी। दिस इज हाउ मार्केंशिया लुक। क्या इसमें रूट स्टेम लीफ दिख रहा है? ये भी आपको पहाड़ों पर दिखेंगे, आपको ये रॉक्स के बीच में ग्रो करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। सॉइल में डायरेक्टली ग्रो करते हुए दिख जाएंगे, बट इसमें हाइट नहीं होगी। ये देखो, ये देखो, ठीक है। फ्यूनेरिया, इट लुक्स लाइक दिस। ये बस थोड़ी सी इसकी सेल की ग्रोथ है, इसको स्टेम नहीं बोल सकते हम। आगे आ जाओ। नेक्स्ट आया हमारे पास टेरिडोफाइटा। तो ये एक और लेवल ऊपर हो गया टेरिडोफाइटा। इसमें आपको रूट स्टेम लीफ का फॉर्मेशन दिख जाता है। सो डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स दिख गए, वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब देखो स्टेम आ गई है, नीचे से ऊपर तक पानी पहुंचाना है, लीफ से अदर पार्ट्स तक फूड पहुंचाना है, तो वैस्कुलर टिश्यूज आ गए। ये भी रिप्रोडक्शन स्पोर से कर रहे हैं, क्योंकि फूल तो बना नहीं है। देन एग्जाम्पल्स, फर्न्स। फर्न्स इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है, हॉर्सटेल्स, ठीक है। सो एक और चीज, इनके एग्जाम्पल्स देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इसका फर्न और हॉस्टेल्स इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, और इसके अंदर मॉसेस, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। लिवरवर्ट्स, मार्केंशिया एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है।
बेटा ब्रायोफाइटा के अंदर एक और चीज लिखो, क्या होता है कि हमने ना इनको अलग अलग नाम दिया, सिंस यू ऑल नो दैट इसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं, इसके अंदर रूट स्टेम लीफ इतने अच्छे से नहीं प्रेजेंट है, बट फॉर्मेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। सो वी हैव अ डिफरेंट नेम फॉर रूट्स, ठीक है। हमने स्टेम के लिए क्या लिखा, कॉलेड, और लीफ के लिए हमने क्या लिखा, फाइलेट्स। ये इनका स्पेशल नाम हमने दिया हुआ है। इट इज गिवन इन सेलिना, ठीक है, इट इज गिवन इन सेलिना बट इट इज नॉट गिवन इन ऑल द बुक्स, सो वी विल नॉट टेक रिस्क एंड वी विल रिवाइज दिस। तो इसीलिए मैंने आपको ये अभी बताया है। लीफ के अंदर, लीफ को फाइलेट्स बोल दिया, स्टेम को कॉलेड बोल दिया, राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हमने बोल दिया, ठीक है। सो दिस वाज सम एक्स्ट्रा पॉइंट। नाउ वी कैन मूव टू जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स क्रिसमस ट्रीज जैसे हम याद करते हैं। इनके पास फूल नहीं होते, बट ये रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स, है ना। इसके अंदर क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे। लेट मी राइट इट फॉर यू। दे हैव कॉन्स एंड पाइन्स, ठीक है। ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज साइकस, देयर इज पाइन, है ना। दे बियर सीड लाइक स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। इनके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होंगे, वैस्कुलर टिश्यूज होंगे, नेकेड सीड्स विद फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। पेरिनियल विदाउट फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, पेरिनियल एंड एवरग्रीन एंड वुडी, क्योंकि देखो इनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तभी हमें ये ऐसे एरियाज में भी मिल जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। एंड एग्जाम्पल्स देख लो, पाइन, साइकस, गिंको, है ना, दीज आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। ये तो इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, डिओडार ट्रीज एंड ऑल। एंड इनके ऊपर फ्लावर्स नहीं आएंगे, दीज आर विदाउट फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। नेकेड सीड्स होते हैं इसके अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दे आर रिप्रोड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ सीड्स, और ये सीड फॉर्मेशन किसमें होता है, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर होता है। नेक्स्ट आर एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स बहुत ही सुंदर सुंदर जो फूल वाले आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं, उनको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। इनके अंदर दीज आर फ्लावर बियरिंग प्लांट्स। इनके अंदर नेकेड सीड्स नहीं होते, इनके अंदर प्रॉपर सीड होता है, वो सीड जो कि फ्रूट बनाते हैं, वो सीड जो कि वो सीड जो फ्रूट में आपको देखने को मिलते हैं। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़े, वैसे आप पढ़ चुके हो, कॉटिलिडन पढ़ के आए हैं हम, है ना। तो जो भी हमने फ्लावर पढ़ा, जो भी हमने सीड स्ट्रक्चर पढ़ा, वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स के बारे में हमने पढ़े थे। हमारे एक चैप्टर था द फ्लावर के हमने जितने भी पार्ट्स पढ़े दैट इज ऑफ एंजियोस्पर्म ग्रुप। फिर हमने सीड फॉर्मेशन देखा, तो टेस्टा, टेगमेन जो सीड की कवरिंग है बेसिकली, वो इसी के अंदर होती है। डबल फर्टिलाइजेशन जो फीचर है वो इन्हीं एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है। मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस, वो सारे जो फीचर्स हम पढ़ के आए ना बेटा, वो एंजियोस्पर्म्स के ही पार्ट है, एंजियोस्पर्म्स में ही दिखेगा। जर्मिनेशन सीड का एंजियोस्पर्म्स में ही होगा। And now we are moving to the highlights of your another kingdom which is Animalia। नाम से ही पता चल रहा है एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, एनिमालिया की बात कर रहे हैं। अब बेटा हम देखेंगे किंगडम एनिमालिया को डिस्क्राइब करने के लिए उसके कुछ बेसिक फीचर्स। यहाँ पर भी तो हमें कुछ बेसिक फीचर्स देखने। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि ये ऑर्गेनिजम्स किस लेवल पर रह गए। जैसे कि हमने क्या पढ़ा है जनरली, देयर इज सेल, सेल का ग्रुप टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम एंड सो ऑन। बट हो सकता है बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स हो जो कि बहुत सिंपल हैं, तो वो सेल लेवल पर ही रुक गए। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर सेल का ग्रुप टिश्यू तो बन गया, बट टिश्यू का ग्रुप आगे ऑर्गन नहीं बना है, ठीक है। सो वी विल स्टडी, हम क्योंकि ऐसे जा रहे हैं सिंपल से, फिर एक स्टेप ऊपर, फिर एक स्टेप ऊपर, फिर एक स्टेप ऊपर, फिर एक स्टेप ऊपर। तो हम यहाँ सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, जिनमें फीचर्स ऐड होते जाएंगे, जिनके फीचर्स थोड़े एडवांस होते जाएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो बैठा है ऑर्गेनिज्म, वो सेल लेवल पर तो नहीं होगा, वो तो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। तो हम धीरे 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 ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स को पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंपल आते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं फाइलम में, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाता है। तो एक तो हम देखेंगे भाई सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। अब तुम कहोगे कि मैम मोटाइल एंड नॉन मोटाइल मतलब मूवमेंट से रिलेटेड है बेटा, कि मूव कर सकते हैं या नहीं मूव कर सकते। तो हाँ, एक हमारे पास ऐसा भी फाइलम है वो ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर सकते,
ठीक है, पहला पहला ही है बस। तो मोटाइल एंड नॉन मोटाइल ये भी हमें देखना पड़ेगा। फिर एक इनका स्पेशल फीचर देखना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल फीचर पे क्वेश्चन बड़ा आता है। सारे ऑर्गेनिजम्स का, फाइलम का एक स्पेशल फीचर है जो कि क्वेश्चन बनाता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, हमें वो भी देखना है, ठीक है। देन ऑब्वियसली दीज ऑल आर यूकैरियोट्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोटाइल। सिमेट्री देखो आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, बट हाँ चलो सिमेट्री भी देख लेंगे। सिमेट्री क्या है कि अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को कट करूं, सच में नहीं कट करूंगी, बट अगर मैं कट करके इमेजिन करने की कोशिश करूं तो क्या उसके सारे पार्ट्स एक दूसरे से मैच करते हैं। सिमेट्री को देखते हुए दो टाइप की होती है, देखो, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। इसको आप एक एग्जांपल से समझ जाओगे। एक सिलेंड्रिकल वर्म है, वर्म मतलब कीड़ा, सिलेंडर शेप का होता है। तो अगर मैं इसकी बॉडी में कट्स लगाऊं, ऐसे कट कर दूं, ऐसे कट कर दूं, ऐसे कट कर दूं, इसके सारे पार्ट्स एक दूसरे से मैच करेंगे, दैट इज नोन एज रेडियल सिमेट्री, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री ह्यूमंस में देख लो, ठीक है, ह्यूमंस में देख लो। अगर मैं यहां से कट लगाऊं तो लेफ्ट और राइट पार्ट तो एक दूसरे का सिमेट्री होगा, बट क्या इसके अंदर रेडियल सिमेट्री मिलेगी? क्या हम ऐसे ऐसे सारे कट्स लगाएं, क्या हमारे सारे पार्ट्स मैच करेंगे? नहीं करेंगे। हमारे अंदर कौन से टाइप की सिमेट्री होगी? बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ठीक है, समझ गए। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिस, और आगे आगे जो बेसिस आएंगे आई विल टेल यू। सबसे पहली जो हमारी फाइलम है दैट इज पॉरीफेरा, दैट इज पॉरीफेरा। नाम से याद करने की कोशिश करना। पहली फाइलम है पॉरीफेरा, इनको स्पंजेस भी बोलते हैं। इनकी पूरी बॉडी पर छोटे 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 पोर्स होते हैं, ठीक है, एंड सेल्यूलर लेवल पर ही रुक गए, सेल से टिश्यू भी नहीं बना। दे हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और यही वो पहली फाइलम है बेटा जो मूव नहीं कर सकती है। ये पानी में मिलते हैं और डीप लेयर्स ऑफ वाटर में वहीं पर पड़े रहते हैं। पता है पहले क्या होता था, जैसे अभी हम वो लूफा से नहाते हैं ना, सुब्बी जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो स्पंज जिसको हम बोलते हैं। तो पहले जब स्पंजेस नहीं बने होते थे तो बाकी इंसान क्या करते थे, ह्यूमंस क्या करते थे, इन्हीं की स्पंजेस की डेड बॉडी से स्क्रब कर लेते थे खुद की बॉडी को। सो देयर बॉडीज हैव सो मेनी होल्स इनसाइड। अब ये जो होल्स होते हैं वो एक कैनाल सिस्टम क्रिएट करते हैं। इन्हीं होल से इनकी बॉडी के अंदर पानी जाएगा, फूड आएगा और फिर दूसरे होल से ही निकल जाएगा। इन सीनियर क्लासेस आप ये पूरा कैनाल सिस्टम डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है। इनका स्केलेटन बाहर की तरफ जो सेल्स हैं बेसिकली वो काफी हार्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकन, स्पॉन्जिला एंड यूप्लेक्टिला। क्या आप 1 मिनट के लिए इन फीचर्स को अभी के अभी रिवाइज करेंगे? रिवाइज इट राइट नाउ। मैं बार बार स्क्रीन से जा रही हूं ताकि आप अभी के अभी इन सारी चीजों को याद कर सको, ठीक है। ये देखो स्पॉन्जिला, साइकन, है ना, बाथ स्पंजेस भी इन्हीं से बनते हैं। इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स, और पोर्स का एक नाम भी दिया हुआ है, पोर्स आर ऑस्टिया। पोर्स को क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्टिया बोलते हैं, ऑस्टिया। दीज आर द नेम ऑफ द पोर्स, ऑस्टिया। याद हो जाएगा, आगे बढ़े। ये देखो स्पॉन्जिला, साइकन। आगे आ जाओ, सीलन टेरेटा, ये है हमारी दूसरी फाइलम। पहले वाली फाइलम का स्पेशल फीचर क्या था कि उनकी पूरी बॉडी पोरस थी और उनके पास पोर से ही वाटर कैनाल सिस्टम जनरेट होता है, वाटर अंदर जाता है, फूड अंदर जाता है और बाहर आ जाता है। पोर्स को बोलते हैं ऑस्टिया। अगर इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो हाँ, सेल का ग्रुप बन गया और ये टिश्यू लेवल पर आ गए। याद हुआ। सिलोम की अगर हम बात करें, सिलोम क्या होता है, आओ इसी लेवल पे बताती हूँ। सिलोम हम देखेंगे कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिलोम है या नहीं। सिलोम क्या होता है बेटा? बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। जैसे ये मान लो हमारी कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो यहां पर एक गट होगी, अलग से बना लेते हैं, चलो। ये डुगू है और ये उसकी बॉडी है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है, ये देखो, ये फूड पाइप है, ये स्टमक है, इंटेस्टाइन है ना, पूरा हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होगा। और यहां पर एक लाइनिंग होगी, हमारी इंटरनल बॉडी की लाइनिंग होगी। इसके बीच में जो गैप है उसी को बॉडी कैविटी बोलते हैं, उसी को हम सिलोम बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में जब हम आए ना तो हमें सिलोम वाले ऑर्गेनिजम्स नहीं मिले। इनके बेटा कैसे होगा, देखो इनके पास तो सेल ही था, ये देखो इसके पास तो सिर्फ सेल ही था, तो कोई कैविटी बनने का चांस ही नहीं है। फिर हम नेक्स्ट पे गए टिश्यू लेवल पर, तो उसमें भी कोई कैविटी बनने का चांसेस नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमें सिलोम थोड़ा थोड़ा दिखा, फिर प्रॉपर सिलोम दिखने लग गया, ठीक है, दैट इज द बॉडी कैविटी। इसकी अगर सिमेट्री की बात करो,
बेटा ये इकलौते हैं जिसमें सिमेट्री नहीं दिखती। कैसे भी टाइप की सिमेट्री नहीं दिखती, ना रेडियल दिख रही है ना हमें बाइलेटरल दिख रही है, नो सिमेट्री, एसिमेट्रिकल भी बोलते हैं हम इनको। देन इफ वी टॉक अबाउट सीलेंटेरेटा, नो सिलोम, नो सिलोम, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इनके अंदर है रेडियल सिमेट्री। इनके अंदर कौन सी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है। जो गट क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, तो इनका एलिमेंट्री कैनाल जो पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल है दैट इज आल्सो नोन एज गट। होलो, होलो मतलब अंदर से खाली होती है। ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, सी एनिमॉन, जेलीफिश एंड सम आर फाउंड इन ग्रुप्स। जैसे कि कॉरल्स की बात करूं तो ये हमेशा ग्रुप में रहेंगे, कॉलोनीज में रहेंगे। और सम आर सॉलिटरी मतलब अकेले भी घूम लेते हैं, अकेले भी घूम लेते हैं। ये किसकी पिक्चर है, ऊपर सी एनिमॉन की पिक्चर है, ये किसकी पिक्चर है, हाइड्रा की पिक्चर है, ये क्या है, कॉरल्स हैं हमारे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये सीलेंटेरेटा के फीचर्स है। अगर इसको बेटा निडेरिया भी बोलते हैं, इसी को निडेरिया भी बोलते हैं। एंड they have a skeleton which is made up of calcium carbonate। कहाँ लिखूं? इनका स्पेशल फीचर लिख दूं, पहले यहां लिख देती हूं। हैव टेंटिकल्स, टेंटिकल्स बेटा इनका स्पेशल फीचर है। जैसे इसके पास भी ये टेंटिकल्स दिख रहे हैं, इसके पास भी ये टेंटिकल्स दिख रहे हैं, ये रहे टेंटिकल्स, टेंटिकल्स, टेंटिकल्स। ये टेंटिकल से फूड को कैप्चर करते हैं। जैसे अगर मैं हाइड्रा के बारे में बात करूं तो हाइड्रा लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अंदर से गट इसकी खाली है, ये इसकी माउथ की ओपनिंग है, और यहाँ पर इसके सरफेस पे बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। ये टेंटिकल्स पॉइजनस होते हैं, ये अपने प्रे को इन्हीं टेंटिकल से कैच करेंगे और बेटा इस माउथ के अंदर जो खाली जगह है उसके अंदर डाल देंगे, उसके अंदर डाल देंगे। ये जो इसका प्रे है इसको अंदर डाल देंगे। होलो गट, अंदर से गट खाली है। सी एनिमॉन भी ऐसे करता है, सिलेंड्रिकल है, अंदर से खाली है। ये इसके टेंटिकल्स है, ये टेंटिकल्स फूड को कैप्चर करेंगे और अंदर की तरफ खाने को डाल देंगे। बताओ मुझे, आई होप दिस इज क्लियर है ना। ये जो कॉरल्स होते हैं ना, इनका जो दूसरा कलर लेते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है बाहर का दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसा लगता है कि बोन है, बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है ना, बट इट इज नॉट कंप्लीटली हार्ड। जैसे हमारी बोन्स होती है वैसे नहीं होता, बट हाँ इसकी जो हार्डनेस आती है दैट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो हार्डनेस आती है इनकी आउटर बॉडी में दैट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आ जाए नेक्स्ट पर, दीज आर प्लेथीहेल्मिन्थ्स, प्लेथीहेल्मिन्थिस, इसको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। वर्म लो कोई और उसको पिचका दो, जैसे ये दिख रहा है, ये टेप वर्म है, टेप जैसा दिख रहा है। सिलोम इनके अंदर भी नहीं है, सिमेट्री इनके अंदर बाइलेटरल है, ठीक है। सिमेट्री क्या है इनके अंदर, बाइलेटरल सिमेट्री है। सिमेट्री कौन सी है, बाइलेटरल सिमेट्री है, देख लो। फ्री लिविंग और पैरासाइट कभी मतलब फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट यानी कि दूसरी बॉडी में भी रह सकते हैं। जैसे कि टेपवर्म मैंने बताया था बेटा, ये ह्यूमंस की बॉडी में एक टेपवर्म मिलता है हमें, बहुत सारे टेपवर्म्स नहीं, एक ही टेपवर्म मिलता है बीमारी के टाइम पे, ठीक है। डाइजेस्टिव कैविटी हैज वन ओपनिंग फॉर इंजेक्शन एंड डाइजेशन। बेटा इनकी बॉडी में एक ही होल है जहां से खाना अंदर भी आएगा और खाना बाहर भी जाएगा। सो दे हैव ओनली वन ओपनिंग। Examples are important. Planaria is free living and liver fluke is a parasite, मतलब ये दूसरे जानवरों की बॉडी के ऊपर सक करता हुआ मिलता है। इनका स्पेशल फीचर भी क्या है बेटा, इनके जैसे अगर मैं लिवर फ्लूक की बात करूं तो इसकी माउथ पे सकर होता है, सकर, जिससे ये अटैच करता है खुद को दूसरे की बॉडी से और वहां से अपना सारा न्यूट्रिशन सक करता रहता है। यही फीचर होता है पैरासाइट का। तो एक तो ये इसका स्पेशल फीचर हो गया और दूसरा फ्लैट वर्म्स भी इसका एक स्पेशल फीचर है। देन निमाटोड्स, ये भी वर्म्स हैं। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पोर्स वाले पॉरीफेरा, स्पंजेस भी बोलते हैं उनको, ठीक है। फिर सीलेंटेरेटा आ गए, निडेरिया भी बोलेंगे उसको हम। उसके अंदर टेंटिकल्स एक स्पेशल फीचर आ गया। फिर आया हमारे पास प्लेथीहेल्मिन्थ्स, है ना। प्लेथीहेल्मिन्थ्स वर्म्स वाले हैं। अब इसके बाद प्लेथीहेल्मिन्थ्स पहली वर्म वाली कैटेगरी, उसके बाद निमाटोडा भी वर्म वाली कैटेगरी है, फिर एनिलिडा आएगा, ये भी वर्म वाली कैटेगरी है। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे अपने पास तीनों कौन से हैं, वर्म्स की कैटेगरी है। अब ये फ्लैट वर्म्स है, ये देखो ये वाले वर्म्स कैसे हो गए, सिलेंड्रिकल होना स्टार्ट हो गए। इनके अंदर फॉल्स सिलोम होता है, अभी तक सिलोम आ ही नहीं रहा था, सिलोम मतलब कैविटी प्रेजेंट ही नहीं थी। इनके अंदर फॉल्स सिलोम है, मतलब कहीं कहीं कैविटी फॉर्म हो रही है। सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री एंड इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। They are also
देयर बॉडी सिलेंड्रिकल, वर्म बॉडी है, ये राउंड वर्म्स होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। दे आर, सम आर पैरासिटिक, सम आर फ्री लिविंग ऑल्सो। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखो, देयर इज दिस फिलारियल वर्म जो कि एक बहुत भयंकर बीमारी करता है, एलिफेंटियासिस। राउंड वर्म्स होते हैं, पिन वर्म्स होते हैं जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिलते हैं। ये एस्कैरिस वर्म है जो एस्कैरियासिस बीमारी करता है, मतलब ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में जाकर वहां पर जो खाना आता है ना, आधा डाइजेस्टेड सा, वो सारा खाना लेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे और ऐसी भी नौबत आ जाएगी कि इंटेस्टाइन फट जाएगी इनके ग्रोथ से, इनकी मल्टीप्लिकेशन से। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ निमाटोड। इनको हम राउंड वर्म्स भी बोलते हैं बेटा, आपको दिख ही रहा है कि ये कैसे है, दीज आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। सो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें एनिमल्स में ही इन्फेक्शन करेंगे, ये प्लांट्स में भी इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। ये वर्म्स हमें प्लांट्स में मिलते हैं ना, हम जब सब्जी काटते हैं तो हमें वर्म्स मिलते हैं ना, तो ये प्लांट्स में भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। आगे आओ, एनिलिडा, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, इनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होता है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ये आपको पढ़ना ही नहीं है इसलिए मैं बार बार हटा रही हूँ। देयर बॉडी सेगमेंटेड, दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ दिस किंगडम कि, सॉरी नॉट किंगडम, दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ दिस फाइलम कि इनकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स दिखे। जैसे अर्थवर्म देखा है आपने, अर्थवर्म के बारे में तो हमें अलग से भी पढ़ना है, इसकी बॉडी पर छोटी छोटी ऐसी लाइंस है ना, सेगमेंटेड बॉडी है। नीरिस, लीच, इनकी बॉडी पर लाइंस मतलब डिविजन्स दिखती हैं, बाहर इनकी स्किन डिवाइडेड होती है, उसको हम सेगमेंट्स बोलते हैं। पानी और लैंड दोनों जगह मिलेगा। एंड इनके अंदर ऑर्गन डिफरेंशिएशन दिखा, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बहुत एक्सक्लूसिव ऑर्गन सिस्टम की डेवलपमेंट है, बट ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। अर्थवर्म, लीच एंड नीरिस आर द एग्जाम्पल्स। कम ऑन, क्विकली रिवाइज इट राइट नाउ। अभी के अभी जो जो फीचर्स आपको बताए जा रहे हैं यहीं पर याद करने हैं, ठीक है। देयर, अगर मैं इनके इसमें बात करूं ऑर्गन डिफरेंशिएशन में, तो इनके पास ना डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप कर गया। इनफैक्ट इनके पास एक्सक्रीशन के लिए भी ऑर्गन्स डेवलप कर गए हैं, तो इसीलिए लिखा है एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन, व्हिच मींस कि इनके अंदर कुछ ऑर्गन्स जैसे डाइजेस्टिव और बेसिकली एक्सक्रीशन के लिए कुछ ऑर्गन्स डिवाइड कर गए हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल। आगे आ जाओ, आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम, सबसे ज्यादा अगर एनिमल्स हैं तो इस वाले फाइलम में है। 80% स्पीशीज तो इन्होंने ही ले ली है। इंसेक्ट्स बुलाते हैं इनको प्यार से, सिलोम, अब सब में सिलोम होगा। देखो पहले हमने देखा प्लेथीहेल्मिन्थ से हमने देखा कि भाई फॉल्स सिलोम है, उसके बाद सब में सिलोम प्रॉपर आ जाएगा तो सिलोमेट एनिमल्स बोलेंगे। सिमेट्री अगर हम देखें तो दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री एंड इनकी बॉडी सेगमेंटेड है एंड कभी कभी सेगमेंट्स फ्यूज्ड भी दिखते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये बेटा इसका एक्सोस्केलेटन है, काइटिन से बना है। बाहर का आपने कॉकरोच देखा है, बड़ा ऐसा लगता है ना, उसका सरफेस जो है, हेड वाला एरिया जो है वो हार्ड है। बेटा उसका स्केलेटन हमारी तरह अंदर नहीं बाहर की तरफ प्रेजेंट है। किससे बना है? यहाँ भी काइटिन होता है। इसके जो लोअर बॉडी है वहां पर आपको सेगमेंट्स दिखते हैं। कभी कभी सेगमेंट्स फ्यूज्ड होंगे और कभी कभी बहुत ही प्रोमिनेंट विजिबल होंगे, तभी लिखा है यहाँ पर सेगमेंटेड, समटाइम्स फ्यूज्ड। टफ एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। इनका स्पेशल फीचर है कि इनके पास अपेंडेजेस होते हैं, जैसे कि पैर और एंटीना, जो कि इनको डायरेक्शन देने में हेल्प करेंगे, मूवमेंट में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रॉन्स, स्कॉर्पियो, कॉकरोचेस, हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई। ये आपको टिड्डा जो एग्जाम्पल दिख रहा है ना, टिड्डे का अटैक हुआ था, पता है आपको? सारी हमारी जो स्पीशी वो थी, फसल थी, वो खराब हो गई थी। वो किसका एग्जाम्पल है? आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है, ठीक है। मिलीपीड्स जो आते हैं वो भी किसी के अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। सेंटीपीड्स जो आते हैं वो भी किसके अंदर आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, रिवाइज हो गया है, ठीक है। आगे बढ़े, मोलस्का। मोलस्का की अगर मैं बात करूं, सिलोम होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। बेटा इनकी जो बॉडीज होती है दैट इज वेरी सॉफ्ट। ये किस लिए जाने जाते हैं? फॉर देयर सॉफ्ट बॉडीज, जिसके ऊपर, अब सॉफ्ट बॉडीज है तो बेटा ये तो बहुत जल्दी मर जाएंगे, तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या आ जाता है? शेल आ जाता है। सम हैव एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, फॉर एग्जांपल स्नेल, कितनी स्लाइमी बॉडी होती है उसकी, बट उसके पास प्रोटेक्शन के लिए शेल है। ऑक्टोपस, बहुत स्लाइमी बॉडी बट उसके पास शेल नहीं होता है। देन जनरली दे आर नॉट सेगमेंटेड। सेगमेंटेड वाला फीचर हमने किसमें देखा था? एनिलिडा के अंदर। एनिलिडा में बहुत सारे सेगमेंट्स थे, आर्थ्रोपोडा के अंदर सेगमेंट्स कम हो जाते हैं या फिर फ्यूज हो जाते हैं। मोलस्का, दिस इज मोलस्का। अच्छा, इनका एक और फीचर है दैट दे हैव मस्कुलर फुट। कभी स्नेल को मूव करते हुए देखा है?
स्नेल को मूव करते हुए देखा है, तो उसकी जो नीचे वाली मसल्स हैं वो बेसिकली मूवमेंट में हेल्प कर रही है, तो हम इसलिए बोल देते हैं दैट दे हैव मस्कुलर फुट, दे हैव मस्कुलर फुट। याद हो गया। मोलस्का फाइलम से, फाइलम आपकी 7 है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, अच्छा अपेंडेजेस की बात करें तो इसके पास है ना, ये लिखा मस्कुलर मूवमेंट, शेल प्रेजेंट होगा, किडनी लाइक ऑर्गन डेवलप हो गया फॉर मूवमेंट, ऑक्टोपस, पाइला एंड ऊनियो। नाउ एकाइनोडर्मिटा, एकाइनोडर्मिटा में बहुत ज्यादा आपको एग्जांपल्स देखने को नहीं मिलेंगे, बट हाँ देखो स्टारफिश जब आपके दिमाग में आता है तो आप उसको किस में डालोगे बेटा, एकाइनो जब आता है ना दिमाग में, तो एकाइनो का मतलब क्या है, स्पाइक्स, कांटे, ठीक है। डर्मिटा, डर्म मतलब स्किन, तो इनकी स्किन के ऊपर बहुत सारे कांटे होते हैं। स्टारफिश, एकाइनस, सी कुकुम्बर, एंटीडॉन, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, देखो ये रहा, ये स्टारफिश है ना, इसकी बॉडी पर क्या है, काफी सारे स्पाइन्स है, पानी में मिलते हैं। नोटोकॉर्ड इनके अंदर ऑब्वियसली अभी नहीं आएगी, सिलोम होगा, बाइलेटरल सिमेट्री है, एंडोस्केलेटन, इनका स्केलेटन अंदर हो गया, हमारी जैसे हमारा स्केलेटन अंदर है ना, बॉडी के मसल के अंदर बना हुआ है ना, सेम तरीके से इनका भी है। वाटर वास्कुलर सिस्टम है लोकोमोशन के लिए। अच्छा इनकी सिमेट्री देखो, जब बर्थ से पहले इनके अंदर बाइलेटरी सिमेट्री होती है और बर्थ के बाद इनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। जैसे अगर मैं इन लाइन वाले पार्ट से इसको कट करूं तो सेम दिखेंगे ना सारे पार्ट्स। सो दिस इज शोइंग विच टाइप ऑफ सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, अब कॉर्डेटा पे आ जाते हैं जल्दी से। कॉर्डेटा जिनके पास नोटोकॉर्ड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे पास कॉर्डेटा का। इनके लाइफ के कुछ फेजेस में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। डॉर्सल नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड आगे जाकर क्या बनाएगी, नर्व कॉर्ड विल फॉर्म स्पाइनल कॉर्ड आगे जाकर, डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ। यहां इनकी पूंछ प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल टेल बोलते हैं इसको। एंड ह्यूमंस के अंदर भी बेसिकली हम बोलते हैं ना कि हमारे पास पूंछ होती है जब हम एम्ब्रियो कंडीशन में होते हैं, तो वो पोस्ट एनल टेल की बात हो रही है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात हो रही है। हमारे अंदर क्या होगा, नर्व कॉर्ड आगे जाकर किस में बदल जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड में जब हम बड़े हो जाएंगे, और नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन में। तो ये किसका फीचर है, ये कॉर्डेटा का फीचर है, ठीक है। अब कॉर्डेटा के अंदर हमने 2 और डिविजन्स करनी पड़ी हमें, क्यों करी, ये है प्रो कॉर्डेटा, मतलब कॉर्डेटा जो है उससे पहला, जैसे कि इसके अंदर बेटा नोटोकॉर्ड ना कुछ ही स्टेज में रहा, नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल हर्डमेनिया एंड एम्फिऑक्सिस। इफ इट इज गिवन इन योर बुक देन यू कैन रिवाइज इट, इफ इट इज नॉट गिवन इन योर बुक, आपके स्कूल में बुक में नहीं दिया हुआ है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो क्या लिखा है यहाँ पर, प्रो कॉर्डेटा, ठीक है, जिनके पास नोटोकॉर्ड कुछ ही स्टेजेस में थी। बट अगर हम बात करें वर्टिब्रेटा की, तो वो नोटोकॉर्ड चेंज हो गई वर्टिब्रल कॉलम में, इसीलिए हमने नाम रखा वर्टिब्रेटा, ठीक है। नोटोकॉर्ड तो इनके पास भी है बट वर्टिब्रल कॉलम में नहीं बदली, यहां पर नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो गई, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गई। अब इनके अंदर हमें हार्ट भी देखने को मिलेगा, ऑर्गन्स भी प्रॉपर डेवलप हो जाएंगे। इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस है ना, हमारे पास 2 हाथ 2 पैर, तो पेयर्ड अपेंडेजेस हो गए, ठीक है। कौन आता है इसके अंदर, चलो वर्टिब्रेटा को देखते हैं। वर्टिब्रेटा के अंदर क्या क्या आता है, दीज आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। देखो किंगडम, फाइलम, फाइलम कौन सी थी, किंगडम था एनिमलिया, फाइलम कौन सी थी, कॉर्डेटा, ठीक है। किंगडम, फाइलम, फाइलम के बाद क्या आता है, क्लास आता है ना, तो बेटा ये अलग अलग 5 क्लासेस में डिवाइडेड है। ये किस में डिवाइडेड है, अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है। कॉर्डेटा, फिर हम लिखेंगे वर्टिब्रेटा, हम वर्टिब्रेट से, फिशेस भी वर्टिब्रेट से, वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा के बाद क्या आ गई, हमारी 5 क्लासेस आ गई। कौन सी हैं, देखो वी हैव पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया। यहां से हम आगे बढ़ते गए, जैसे देखो लाइफ जो थी वो पानी से ही स्टार्ट हुई थी, तो यहां भी पानी वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे। फिशेस, फिशेस के बाद एम्फीबियंस जो पानी और लैंड दोनों पर मिलते हैं, फिर रेप्टिलिया, ठीक है, मोस्टली ये
किस में मिलेंगे? मोस्टली हमें लैंड पर मिलते हैं, कुछ हमें पानी में भी मिलते हैं। फिर बर्ड्स, एव्स यानी कि बर्ड्स, और लास्ट में आगे मेमेलिया जिनके पास मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। अगर इनकी हैबिटेट की बात करें तो पाइसेस कंप्लीटली एक्वेटिक है, पानी में मिलेंगे। एम्फीबियंस वाटर और लैंड दोनों में मिलेंगे। उसके बाद रेप्टिलिया भी वाटर और लैंड दोनों में मिलेंगे। बर्ड्स की बात करें तो कुछ बर्ड्स आपको पानी में आसपास दिखेंगी एंड कुछ एयर में दिखेंगी। देन मेमेलिया लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, क्योंकि ये पानी में रहते हैं, प्रॉपर गिल होगा। एम्फीबियंस के पास गिल्स और लंग्स दोनों होंगे। रेप्टाइल्स के पास लंग्स होंगे, एव्स और मेमेलिया के पास भी क्या होंगे? लंग्स होंगे। हार्ट की बात करें तो इनके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। रेप्टिलिया में भी 3 चेम्बर्ड हार्ट है। बर्ड्स और मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट आता है, ठीक है, जिसमें डबल सर्कुलेशन होती है, प्रॉपर इनके अंदर डबल सर्कुलेशन होती है। देन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं हार्ट के चेम्बर्स की, तो इनके अंदर देखो 2 चेम्बर्ड और 3 चेम्बर्ड वाले हार्ट है। बेटा अगर इनके हार्ट के चेम्बर्स ही प्रॉपर सेपरेटेड नहीं है, ठीक है, सो ये अपना ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म ब्लडेड? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। एक सेकेंड मेरे को देखने दो, हाँ यहीं पर डिस्कस करते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना टेम्परेचर ब्लड का चेंज नहीं करते, ठीक है, इनको पोइकिलोथर्म्स भी बोलते हैं, पोइकिलोथर्म्स। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, सॉरी, बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, मतलब बॉडी टेम्परेचर जो है वो बाहर के हिसाब से बदल जाएगा, बाहर के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जैसे हम हैं, सर्दियां हो गर्मियां हो, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ब्लड रखता है वो टेम्परेचर हमारी बॉडी का मेंटेन, तभी हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। बर्ड्स और मैमल्स ये काम कर सकते हैं, बट अगर मैं कोल्ड ब्लडेड की बात करूं सो दे कैन नॉट मेंटेन देयर टेम्परेचर। बाहर का टेम्परेचर चेंज होगा तो इनकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, तभी ये हाइबरनेट और एस्टिवेट कर जाते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं मोस्टली। तुम देखते हो ना कि बहुत बहुत टाइम तक अपने घरों में घुसे हुए हैं, हाइबरनेट कर गए हैं अपने टेम्परेचर के हिसाब से। सो दिस इज बिकॉज ऑफ देयर बॉडी टेम्परेचर। किनको बर्थ देते हैं? अगर मैं पाइसेस की बात करूं तो वो एग्स देती हैं, एम्फीबियंस की बात करूं तो वो भी एग्स देते हैं, रेप्टिलिया एग्स विद टफ कवरिंग्स, और एव्स भी एग्स देते हैं। मैमल्स की बात करूं सो दे प्रोड्यूस यंग वंस एंड दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स फॉर फीडिंग देयर बेबीज। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, प्लैटिपस एंड एकिडना, बेटा ये एग्स ले करते हैं, ये यंग बेबीज को जन्म नहीं देते हैं मेमेलिया होते हुए भी। आगे बढ़े, स्किन। पाइसेस की बॉडी, फिशेस की बॉडी स्केल से कवर्ड है, एम्फीबियंस की बॉडी बहुत ही स्लाइमी होती है, म्यूकस वाली बॉडी होती है, रेप्टिलिया की बॉडी काफी हार्ड होती है, हार्ड स्केल से कवर्ड है, एव्स की बॉडी के ऊपर फेदर्स होते हैं और मैमल्स की बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं। सो दिस इज हेयर, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, ये मैमल्स की बॉडी के ऊपर है। इनका स्पेशल फीचर क्या है? प्राइसेस की स्ट्रीमलाइंड बॉडी होगी और मैमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड्स है फॉर मिल्क प्रोडक्शन, फॉर मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, ये सारे इनके फीचर्स है। चलो एग्जाम्पल्स देखिए, अगर हम पाइसेस, ये सारे बेटा पाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं, ये एम्फीबियंस के एग्जाम्पल्स हैं, रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल्स हैं, बर्ड्स के एग्जाम्पल्स हैं, ये मैमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स इतने डिफिकल्ट नहीं है इनके, ये एग्जाम्पल्स आपने सुने भी हैं और एग्जाम्पल्स आप लर्न भी कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इन योर बुक छोटा सा एक टॉपिक दिया हुआ है जिसमें हमें अर्थवर्म की इंपॉर्टेंस को समझना है। तो अर्थवर्म पहले तो किसको बिलोंग करता है? अर्थवर्म बिलोंग्स टू एनिलिडा, है ना, एंड इट हैज वर्म्स। इसकी बॉडी पे काफी सारे सेगमेंट्स मिलते हैं। जो हमारा इंडियन वर्म है दैट इज फेरेटिमा पोस्थिमा, फेरेटिमा पोस्थिमा। इसकी बॉडी पे सेगमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे सेगमेंट्स हैं। एनिलिडा का फेवरेट फीचर था ये सेगमेंटेड बॉडी। ये नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, कहाँ रहते हैं? सॉइल के अंदर रहते हैं, सॉइल की टॉप लेयर में रहेंगे, वहीं नीचे घुस जाएंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे, फिर नीचे घुस जाएंगे। ये क्या करते हैं बेटा? ये जो सॉइल है ना, और बेसिकली ये खाना खाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं और उसको इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देते हैं। अब ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि हम चाहते हैं हमारी सॉइल के अंदर जितना ऑर्गेनिक मैटर है वो ब्रेक हो जाए छोटे छोटे इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर। दैट इज व्हाई वी कॉल देम बेस्ट फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स। वर्मी कंपोस्टिंग जो होती है, मतलब
कंपोस्ट बनाया, खाद तैयार करी, सॉइल डाली, उसके अंदर बहुत सारा यूरिया डाला, उसके अंदर बहुत सारा डोमेस्टिक वेस्ट डाला, और हमने मैन्योर तैयार किया। मैन्योर को तैयार करते टाइम जब उसमें अर्थवर्म्स डाल दे, उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। क्या बोलेंगे? वर्मी कंपोस्टिंग। अच्छा देखो, दे मेक दीज burrows by eating through the soil। ये सॉइल के अंदर अपना घर बनाते हैं, छेद बनाते हैं। कैसे? सॉइल को खाते जाते हैं, और जो सॉइल इन्होंने खाई है वही इनका एक्सक्रीटरी, मतलब जो भी इन्होंने खाया सॉइल के साथ ऑर्गेनिक मटेरियल, जो इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल बनेगा ना, वो फार्मर्स को बहुत हेल्प करता है। सॉइल के बड़े बड़े पीस छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गए, छोटे छोटे कैस्टिंग्स में ब्रेक हो गए। ठीक है। देन अर्थवर्म्स, लाइट नहीं पसंद इनको, रात में शिकार करते हैं, रात में बाहर आते हैं, बेसिकली नॉक्टर्नल है ना, रात में आएंगे बाहर, एंड रात को ही आएंगे खाना खाने के लिए, मीटिंग के लिए। ये आपको पता चल गया। अच्छा एक और चीज, इनकी बॉडी के ऊपर ना 80 से 100 सेगमेंट्स होते हैं। इनकी बॉडी में कोई लेग्स और अपेंडेजेस आपको नहीं दिखेंगे। माउथ लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक छोटी सी ओपनिंग है, और एक एनस होगा जो कि बिल्कुल एंड पर प्रेजेंट होगा। एक छोटा सा होल ही है जहां से एक्सक्रीटरी मटेरियल पास आउट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखो एक और चीज, देखो जब हम यहां से काउंटिंग स्टार्ट करें, ये वर्म है, यहां से काउंटिंग स्टार्ट करें, जब हम 14 से 16 नंबर पे आ जाए ना, तो यहां पर हमें एक बैंड दिखता है, एक बैंड दिखता है जहां पर आपको सेगमेंट्स नहीं दिखेंगे। दिस इज अ बैंड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्लाइटिलम बोलते हैं। ठीक है। यहां पर क्या होगा, बेसिकली 14 to 16 सेगमेंट्स के बाद आपको मिल जाएगा, यहां पर कुछ ओपनिंग्स होती हैं वेंट्रल सरफेस पे, मतलब नीचे की सरफेस पे कुछ ओपनिंग्स होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। एंड दीज आर अगेन बेसिकली हर्माफ्रोडाइट, मतलब इनके पास ही मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही इनके पास है, मेल फीमेल ऑर्गन्स दोनों इनके पास होते हैं। ठीक है। हाउ इट इज यूजफुल, यहां से क्वेश्चन आएगा, सॉइल को लूज कर देता है, सॉइल को लूज कर देगा तो सॉइल के अंदर एयर अच्छे से जा पाएगी, एयर अच्छे से जा पाएगी तो सीड्स की ग्रोथ अच्छे से होगी, बिकॉज सीड्स को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। दे कैन इंटरचेंज, बेसिकली क्या करते हैं, मान लो ये सॉइल की टॉप लेयर है जिसमें रॉक्स भी हैं, है ना, सॉइल बहुत हार्ड हो गई है, तो अर्थवर्म इसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करेंगे, सॉइल एरेशन में हेल्प करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को बनाकर रखेंगे, सॉइल की टॉप लेयर ह्यूमस को बरकरार रखेंगे। लीफ, अगर मान लो कोई डेड लीफ गिर जाती है तो उसको ब्रेक करके छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन इनके वेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा नाइट्रोजनस मैटर होता है, एंड नाइट्रोजन इज द फेवरेट फूड फॉर प्लांट्स। देन ये देखो वर्मी कल्चर क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग की मैन्योर तैयार करने के लिए हमने अर्थवर्म्स का इस्तेमाल किया, और फिशिंग के लिए भी हम इनको यूज करते हैं एज अ बेट, है ना, फिशिंग के लिए भी हम इनको यूज करते हैं एज अ बेट। सो दीज वर ऑल द हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर। अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो कुछ भी ऐसा मिस नहीं हुआ है। येस, यू हैव टू रीड इट फ्रॉम द बुक, आपको एक बार चैप्टर बुक से जरूर रीड करना है, बट जैसे हम मैराथन को कवर करते हैं ऐसे हमने ये चैप्टर करा है। बैच में ये चैप्टर अभी नहीं हुआ है, हाफ ईयरली एग्जाम्स में ये चैप्टर आ रहा था, इसलिए इसका सेपरेट एक क्विक वन शॉट मैंने बनाया है कि आपको हेल्प हो सके। बट अगेन इसको बैच में हम बहुत ही डेप्थ में करने वाले हैं एक एक पॉइंट को। बट अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ गए हैं, आपके स्कूल वाले जल्दी कंडक्ट करा रहे हैं, तो प्लीज आपको हेल्प होगी अगर ये चैप्टर आपका सिलेबस में आ रहा है तो। ठीक है। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन द बैच, एंड इन द कमेंट्स मेंशन की क्लियर है या फिर निंजा ओपी, जो भी, ताकि मैं आपका रिस्पॉन्स एक बार देख सकूं। बाय बाय बच्चा, टेक केयर।